बिना किसी मुस्कुराहट के उन्होंने आगे कहा, और चौथाई मामलों में उनमें से बड़ी संख्या में हमारे टीम के साथी हैं। वयोवृद्ध ड्राइवर एक इंटरनेट स्लैंग वाक्यांश है जो उन लोगों का वर्णन करता है जो विशेष डोमेन, विशेष रूप से यौन संबंधित चीजों में बहुत अनुभवी है, जैसे कि अश्लील संसाधन पोस्ट करना। डन की बात सुनने के बाद क्लेन के दिल में उथल पुथल भरी भावनाओं की लहर उठ गई। उसने सहज भाव से कहा, क्यों? बियॉन्डर्स के पास गंभीर छिपे हुए खतरे हैं। इतना कि चर्च की आंतरिक न्यायपालिका और बियॉन्डर्स जो विचित्र घटनाओं से निपटते हैं भी समस्याओं से ग्रस्त हैं। डन गाड़ी में चढ़ गया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उनकी अभिव्यक्ति और लहजा वही रहा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको समझने की जरूरत है। नहीं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप समझ सकते हैं जब तक कि आप हम में से एक नहीं बन जाते। क्लेन एक पल के लिए अवाक रह गया, जिसके बाद वह बैठ गया और आधे संदिग्ध और आधे मजाक वाले लहजे में सवाल किया, अगर मुझे समझ नहीं आता तो मेरे लिए इसमें शामिल होने का निर्णय लेना कैसे संभव है? और शामिल न होने का मतलब यह होगा कि क्लेन समझ नहीं सका। यह एक गतिरोध में समाप्त होगा। डन स्मिथ ने एक बार फिर पाइप निकाला, उसे अपनी नाक के पास रखा और एक झटका लिया। आपने शायद गलत समझा, एक सिविलियन स्टाफ सदस्य भी हम में से एक है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं आपके सिविलियन स्टाफ सदस्यों में से एक बन जाऊंगा, मैं प्रासंगिक रहस्यों को समझने में सक्षम हो जाऊंगा, बियॉन्डर्स को परेशान करने वाले छिपे खतरों का पता लगा सकूंगा और जिन खतरों का सामना किया जा सकता है, साथ ही इस बात पर भी विचार कर सकूंगा कि क्या आप आगे चलकर बियॉन्डर बनना चाहते हैं। क्लेन ने अपने विचारों को पुनर्गठित किया और डन ने जो साझा किया था उसे व्याख्यायित किया। डन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मामला है, एक बिंदु को छोड़कर। आप केवल इसलिए बियॉन्डर नहीं बन सकते क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हर चर्च इस पहलू में समान रूप से सख्त होगा। यह अजीब होगा अगर चर्च सख्त नहीं होते। क्लेन ने चुपचाप चिढ़ते हुए कहा और अधिक तीव्र स्वर के साथ मजबूत शारीरिक भाषा के साथ उन्होंने कहा, सिविलियन स्टाफ सदस्यों के बारे में क्या? ये भी काफी सख्त होना चाहिए, है ना? यदि आप हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डन ने आधी बंद पलकों के साथ कहा और आंशिक रूप से शांत चेहरे के साथ पाइप को घुमाया। हालांकि उन्होंने इसे आग नहीं लगाई। क्यों? क्लेन ने पूछा, क्योंकि वह एक बार फिर संदेह से जूझ रहा था। साथ ही उन्होंने अंदर ही अंदर मजाक भी किया, तो एक प्रवासी के रूप में मेरी विशिष्टता और प्रभामंडल रात में जुगनुओं के समान है, क्या वे कभी इतने उज्ज्वल और उत्कृष्ट होते हैं? डन ने अपनी आधी बंद पलकें खोली, उसकी चांदी के रंग की आंखों में पहले जैसी शांति झलक रही थी। सबसे पहले, आप ऐसी स्थिति में हमारी मदद के बिना जीवित रहने में कामयाब रहे। कुछ असाधारण गुण दूसरों में मौजूद नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, भाग्यशाली लोगों का अक्सर स्वागत किया जाता है। ये देखकर कि क्लेन की अभिव्यक्ति शून्य हो गई थी, डन थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, बस इसे एक हास्यप्रद बयान के रूप में लें। दूसरा, आप खोए विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग से स्नातक हैं, यह ऐसी चीज है जिसकी हमें तत्काल आवश्यकता है। हालांकि तूफानों के देवता लेउमी में विश्वास करने वाले महिलाओं को एक तरह से देखते हैं, ये तरीका घृणित है। समाज, मानविकी, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में उनके विचार तीक्ष्ण हैं। उन्होंने पहले कहा था कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और सकारात्मक विकास को बनाए रखने के लिए प्रतिभाएं महत्वपूर्ण है। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि क्लेन थोड़ा नाराज थे अपनी भौहों पर। डन ने लापरवाही से समझाया, आपको ये कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए कि हम अक्सर चौथे युग या उससे पहले के दस्तावेजों और वस्तुओं का सामना करते हैं। कई पंथों और विधर्मियों ने इन चीजों से शक्ति हासिल करने की कोशिश की है। कभी कभी वे स्वयं अजीब और भयानक चीजों को जन्म दे सकते हैं। विशेष क्षेत्रों में बियॉन्डर्स को छोड़कर हम में से अधिकांश अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या उस उम्र को पार कर चुके हैं। ऐसा कहने के बाद डन स्मिथ ने अपने सिर की ओर इशारा किया और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया, जैसे कि वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। फिर उन्होंने कहा, वह शुष्क उबाऊ ज्ञान हमें हमेशा सुला देता है। यहाँ तक कि नींद हराम करने वाले भी इसमें मदद नहीं कर सकते। अतीत में हम इतिहासकारों या पुरातत्वविदों के साथ सहयोग करते थे, लेकिन इससे रहस्य उजागर होने का खतरा था और दुर्घटनाएं हो सकती थीं। इन अन्यथा गैर शामिल प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों पर हमारे रैंक में एक पेशेवर को शामिल करने से इनकार करना मुश्किल है। क्लेन ने हल्के से सिर हिलाया और डन के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। हर जगह अपने विचारों के साथ उन्होंने पूछा, तो फिर आप सीधे तौर पर किसी को तैयार क्यों नहीं करते? डन ने आगे कहा, यह मुझे तीसरे बिंदु पर लाता है, जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है। आप पहले से ही इसी तरह की परीक्षा से गुजर चुके हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करना गोपनीयता खंड का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरों के विकास के संबंध में असफल होने पर पर्दाफाश की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। हमारी टीम के अधिकांश सदस्य, हमारे सिविलियन स्टाफ सदस्य, चर्च के भीतर से आते हैं। क्लेन ने चुपचाप सुनना समाप्त करने के बाद उत्सुकता से पूछा, आप गोपनीयता बनाए रखने के बारे में इतने सख्त क्यों हैं? क्या इस खबर को सार्वजनिक रूप से अधिक लोगों तक फैलाने और जागरूकता बढ़ाने से ऐसी ही गलती दोबारा होने की संभावना कम नहीं हो जाएगी? सबसे बड़ा भय अज्ञात के भय से उत्पन्न होता है। हम अज्ञात को ज्ञात बना सकते हैं। नहीं, मानवता की मूर्खता आपकी कल्पना से परे है। ये वास्तव में अधिक लोगों को इन कृत्यों का अनुकरण करने, अधिक अराजकता और अधिक गंभीर घटनाओं को जन्म देने की ओर ले जाता है। डन स्मिथ ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। क्लेन ने ज्ञानोदय में उत्तर देते हुए स्वीकार किया, इतिहास से मनुष्य जो एकमात्र सबक सीख सकता है वह यह है कि मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं। इतिहास से कोई भी सबक लें और वे हमेशा वही त्रासदियां दोहरा रहे हैं। सम्राट रोसेले का वह प्रसिद्ध उद्धरण वास्तव में बहुत दार्शनिक अर्थ से भरा है। डन ने सहमति व्यक्त की। सम्राट रोसेले ने ऐसा कहा। स्ट्रांस माइग्रेटर सीनियर ने वास्तव में देर से आने वालों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। क्लेन को नहीं पता था कि डन के शब्दों का पालन कैसे किया जाए। डन ने अपना सिर घुमाया और घोड़ा गाड़ी से बाहर देखा। स्ट्रीट लैंप की मनपीली रोशनी आपस में जुड़कर सभ्यता के वैभव को प्रदर्शित कर रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रमुख चर्चों की न्यायपालिका के भीतर भी इसी तरह की चर्चा है। ये सख्त गोपनीयता और आम लोगों को जानने से रोकने का मुख्य कारण हो सकता है। यह क्या है? क्लेन ने पूछा, क्योंकि उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसे खुशी थी कि वह रहस्यों की जासूसी कर रहा था। डन ने अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे की मांसपेशियां इतनी हल्की खिंच गईं कि वह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। विश्वास और भय मुसीबतें लाते हैं। अधिक विश्वास और अधिक डर और अधिक मुसीबतें लाते हैं, जब तक कि सब कुछ नष्ट न हो जाए। ऐसा कहने के बाद डन ने हस्ताक्षर किया। देवताओं से आशीर्वाद और सहायता के लिए प्रार्थना करने के अलावा मनुष्य अपनी वास्तविक प्रमुख समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। विश्वास और भय मुसीबतें लाते हैं। अधिक विश्वास और अधिक भय अधिक परेशानियां लाते हैं। क्लेन ने चुपचाप पाठ किया, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका। इसके बाद जो हुआ वह अनिश्चितता का डर था जो अज्ञात से आया था। यह बाहर की स्ट्रीट लाइट द्वारा बनाई गई अंधेरी छाया की तरह था। बिना रोशनी के अंधेरे में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ कठोर दिखने वाली आंखें और खुले हुए मुंह हो। जैसे ही घोड़ा तेजी से और फुर्ती से सरपट दौड़ रहा हो, जबकि घोड़ा गाड़ी के पहिए आयरन क्रॉस स्ट्रीट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हों। अचानक चुप्पी तोड़ी और औपचारिक रूप से क्लेन को आमंत्रित किया। क्या आप एक सिविलियन स्टाफ सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे?
क्लेन के मन में कई विचार आए। उसने विचार किया और पूछा, क्या मुझे विचार करने के लिए कुछ समय मिल सकता है? चूंकि इस मामले के गंभीर निहितार्थ थे, इसलिए वह जल्दबाजी और लापरवाही से निर्णय नहीं ले सकता था। कोई बात नहीं, बस मुझे रविवार से पहले जवाब दें। डन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, इसे गुप्त रखना याद रखें और खुलासा न करें। आपके भाई और बहन सहित किसी को भी वेल्स के बारे में जानकारी। एक बार इसका उल्लंघन होने पर न केवल उन्हें परेशानी होगी, बल्कि आपको एक विशेष अदालत में भी उपस्थित होना पड़ सकता है। ठीक है, क्लेन ने गंभीरता से उत्तर दिया। गाड़ी एक बार फिर शांति में डूब गई। ये देखकर कि वे आयरन क्रॉस के पास थे सड़क पर और वह लगभग घर पहुंचने ही वाला था, क्लेन को अचानक एक सवाल सूझा। उसने कुछ सेकंड के लिए झिझकते हुए पूछा, मिस्टर स्मिथ, सिविलियन स्टाफ को किस तरह का वेतन और लाभ मिलता है? उद्धरण चिन्ह। क्षण भर के लिए अचंभित होकर डन तुरंत मुस्कुराया और उत्तर दिया, आपको इस मुद्दे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे धन की गारंटी चर्च और पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है। नए पंजीकृत नागरिक कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक वेतन 2 पाउंड और 10 रखा गया है सोली। जोखिम और गोपनीयता के मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 10 सोली हैं। ये सब मिलाकर एक निश्चित विश्वविद्यालय व्याख्याता से भी बदतर होगा। अनुभव और योगदान। जहां तक सिविलियन स्टाफ सदस्यों का सवाल है, अनुबंध आमतौर पर 5 साल का होता है। 5 साल के बाद यदि आप रहने के इच्छुक नहीं हैं तो आप सामान्य रूप से नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको केवल आजीवन गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और आपको टिंगन छोड़ने की अनुमति नहीं है अनुमति मिलने तक। यदि आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्थानीय नाइट हॉक के साथ पंजीकरण करना होगा। वैसे कोई सप्ताहांत नहीं है और आप केवल पाली में काम कर सकते हैं। किसी भी समय ड्यूटी पर 3 नागरिक कर्मचारी होने चाहिए और यदि आप छुट्टियों के लिए दक्षिण या देसी खाड़ी जाना चाहते हैं तो आपको अपने सहयोगियों के साथ इसकी व्यवस्था करनी होगी। जैसे ही डन ने बोलना समाप्त किया, घोड़ा गाड़ी रुकी और अपार्टमेंट की इमारत जहां क्लेन और उसके भाई बहन रहते थे किनारे पर दिखाए दी। मिस्टर स्मिथ, अपने फैसले पर पहुंचने के बाद मैं आपको कहां ढूंढूंगा? डन ने गहरी और धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, बेसिक स्ट्रीट पर हाउंड पब पर जाएं और उनके बॉस राइट को ढूंढें। उसे बताएं कि आप एक मिशन के लिए भाड़े के एक छोटे दस्ते को किराए पर लेना चाहते हैं। क्लेन ने उलझन में पूछा, हमारा स्थान भी गोपनीय है। इससे पहले कि आप हम में से एक बनने के लिए सहमत हो, मैं आपको सीधे तौर पर नहीं बता सकता। ठीक है मिस्टर क्लेन मोरेटी, मैं कामना करता हूं कि आप भी आज रात एक अच्छा सपना देखें, डन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लेन ने अपनी टोपी उतार दी और सलाम किया, ये देखते हुए कि प्रस्थान करने वाली घोड़ागाड़ी की गति धीरे धीरे तेज हो गई। उसने अपनी जेब घड़ी निकाली। क्लिक करें। उसने उसे खोला और देखा कि अभी सुबह के 4 ही बजे थे। स्ट्रीट लैम्प की हल्की पीली रोशनी ने चारों ओर गहरी रोशनी फैला दी। सांस ली और अपने चारों ओर रात की गहरी खामोशी का आनंद लिया। दिन में सबसे व्यस्त और शोरगुल वाला जिला रात में इतना निर्जीव और शांत हो सकता था। ये वेल्स के निवास में मौन अवलोकन और मध्यम शांति के बिल्कुल विपरीत था। क्लेन को एहसास हुआ कि उसकी लिनन शर्ट का पिछला हिस्सा अनजाने में पसीने से भीगा हुआ, ठंडा और चिपचिपा था। ओफ, आखिरकार मैं मीडियम के साथ राउंड पार कर गया। क्लेन ने बुरी सांस छोड़ी। वह धीरे धीरे घुमा और अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे के करीब और करीब चलते हुए रात की ठंडी हवा और शांति का आनंद लिया। उसने अपनी चाबियां निकाली, सही चाबियां अंदर डाली और उसे धीरे से घुमाया, जिससे खुले दरवाजे की चरमराती आवाज के साथ लाल मिश्रित अंधेरा फैल गया। एक भी व्यक्ति को देखे बिना सीढ़ियों पर चलना और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए क्लेन को एक अवर्णनीय और अद्भुत एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके पास दूसरों की तुलना में कुछ घंटे अधिक थे। इससे उसे अपनी गति तेज करनी पड़ी। इसी मनस्थिति में उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और इससे पहले कि वह अंदर कदम रखता, उसने देखा कि एक चाय उसकी मेज के सामने चुपचाप बैठी हुई है। उसके लाल काले बाल, चमकदार भूरी आंखें और एक नाजुक सुंदर चेहरा था। निस्संदेह वह मेलिसा मोरेटी थी। क्लेन, तुम कहाँ गए थे? मेलिसा ने अपनी भौहें ढीली करते हुए उत्सुकता से पूछा। क्लेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने कहा, अभी मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और मुझे एहसास हुआ कि आप घर पर नहीं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मामले के कारणों और प्रभावों से लेकर अंतर्निहित तक सब कुछ स्पष्ट रूप से जानना चाहती थी। अपने माता पिता से झूठ बोलने का अच्छा अनुभव होने के कारण क्लेन का दिमाग घूम गया और उसने एक कड़वी मुस्कान दी और शांति से उत्तर दिया, मैं जागने के बाद फिर से सो नहीं सका। समय बर्बाद करने के बजाय मैंने फैसला किया कि मुझे अपने शरीर को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो मैं कुछ राउंड दौड़ने के लिए बाहर गया। मेरे पसीने को देखो। उसने अपनी जैकेट उतार दी और अपनी पीठ की ओर इशारा करते हुए अपने शरीर को आधा मोड़ लिया। मेलिसा खड़ी हुई, आधे अधूरे मन से एक नजर डाली और कहने से पहले कुछ क्षणों तक विचार किया, ईमानदारी से कहूं तो क्लेन, तुम्हें अपने आप को तनावग्रस्त करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम टिंगन विश्वविद्यालय में साक्षात्कार पास कर सकते हो। भले ही आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा मतलब है कि अगर आप अभी भी बेहतर ढूंढ सकते हैं। मैंने साक्षात्कार के बारे में सोचा भी नहीं है। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। उन्होंने उस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया जो उन्हें मिला था, क्योंकि उन्होंने ये तय नहीं किया था कि वह उनमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। क्लेन को तीव्रता से घूरते हुए मेलिसा अचानक भूमि और घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। उसने कछुए जैसी दिखने वाली एक वस्तु निकाली। इसमें गियर, जंग लगा लोहा, टॉर्शन स्प्रिंग्स और साधारण स्प्रिंग्स जैसी चीजें शामिल थीं। टॉर्सन स्प्रिंग को जल्दी से कसने के बाद मेलिसा ने वस्तु को डेस्क पर रख दिया। का दम दम दम। कछुआ इतनी लय में चलता और उछलता था कि किसी का भी ध्यान खींच सकता था। जब भी मैं चिड़चिड़ा महसूस करता हूं तो इसे हिलते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हाल ही में अक्सर ऐसा कर रहा हूं और यह बहुत प्रभावी है। क्लेन, इसे आजमाएं। मेलिसा को आमंत्रित किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। क्लेन ने अपनी बहन की सद्भावना को टुकराया नहीं। वह कछुआ के पास पहुंचा और हंसने से पहले उसके रुकने का इंतजार करने लगा। उन्होंने कहा, सादगी और नियमितता वास्तव में विश्राम में मदद कर सकती है। मेलिसा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना क्लेन ने कछुआ की ओर इशारा किया और लापरवाही से पूछा, क्या तुमने इसे स्वयं बनाया? तुमने इसे कब बनाया? मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? मेलिसा ने अपने सामान्य स्वर में कहा, इसे बनाने के लिए मैंने स्कूल से अवांछित सामग्री और सड़कों से उठाई गई चीजों का उपयोग किया। ये केवल 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ था। मेलिसा ने अपने सामान्य स्वर में कहा। उसके होठों का किनारा कुछ और डिग्री ऊपर हो गया। ये प्रभावशाली है, क्लेन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। मशीन असेंबल करने में खराब कौशल वाले एक लड़के के रूप में उन्हें एक बच्चे के रूप में 4 पहिया खिलौना कार को असेंबल करने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी टुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर और अपनी आंखों को थोड़ा झुकाकर मेलिसा ने शांति से उत्तर दिया, ये ठीक था। अत्यधिक विनम्र होना एक बुरा गुण है। क्लेन थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा, यह एक कछुआ है ना? तुरंत कमरे के माहौल में जबरदस्त गिरावट आई और थोड़ी देर के लिए गंभीरता का माहौल पीछे छूट गया। फिर मेलिसा ने हल्की आवाज में, जो कि लाल रंग के घूंघट की तरह रहस्यमय लग रही थी, उत्तर दिया, यह एक कठपुतली है।
कठपुतली। क्लेन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और जबरदस्ती समझाने की कोशिश की, समस्या सामग्रियों में है, वे बहुत अल्पविकसित हैं। इसके बाद उन्होंने विषय बदलने की कोशिश की और कहा, आप आधी रात में बाथरूम क्यों जाएंगे? क्या यहाँ शौचालय नहीं है? क्या आप हमेशा सुबह होने तक नहीं सोते हैं? मेलिसा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। कुछ सेकंड के बाद ही उसने अपना मुंह खोला और स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हुई। उसी समय उसके वक्षुदर क्षेत्र से पाचन की तीव्र ध्वनि सुनाई दी। मैं थोड़ी और नींद लेने जाऊंगा। टकराना। उसने अपनी कछुए जैसी कठपुतली पकड़ ली, घर के अंदर चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कल रात का खाना बहुत अच्छा था, उसने बहुत ज्यादा खा लिया और अब उसके पेट को इसे पचाने में परेशानी हो रही है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी मेज की ओर बढ़ रहा था। वह चुपचाप बैठ गया, चुपचाप डन स्मिथ के निमंत्रण पर विचार कर रहा था, क्योंकि गहरे लाल रंग का चांद काले बादलों के पीछे से निकला था। नाइटहॉक सिविलियन स्टाफ सदस्य होने के स्पष्ट नुकसान थे। मेरे एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के साथ मूर्ख रहस्यमय सभा का आरंभ करता और मेरे पास कई रहस्य हैं। चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस की टीम की नाक के नीचे रहना जोखिम भरा होगा, जो बियोडर से संबंधित मामलों से निपटने में माहिर है। जब तक मैं डन स्मिथ और उनकी टीम से जुड़ता हूं, मैं निश्चित रूप से एक बियोडर बनने का लक्ष्य रखूंगा। तब मैं सभा से प्राप्त लाभों को छुपा सकता था। फिर भी औपचारिक सदस्य बनने से मेरी स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगेंगे, जैसे कि एक नागरिक कर्मचारी को टिंजेन छोड़ने की सूचना कैसे देनी होगी। अब मैं जहां चाहूं वहां नहीं जा सकूंगा या जो चाहूं वह कर सकूंगा। मैं कई अवसर गंवा दूंगा। नाइटहॉक्स एक सख्त संगठन है। एक बार जब कोई मिशन दे दिया जाता है तो मैं केवल व्यवस्था की प्रतीक्षा कर सकता हूं और आदेश स्वीकार कर सकता हूं। अस्वीकृति के लिए कोई जगह नहीं है। बियोडर्स को नियंत्रण खोने का जोखिम है। सभी नुकसानों को एक एक करके सूचीबद्ध करने के बाद क्लेन ने आवश्यकताओं और फायदों पर विचार करना शुरू कर दिया। भाग्य वृद्धि अनुष्ठान की स्थिति को देखते हुए मैं 80% भाग्यशाली लोगों में से एक नहीं हूं। भविष्य में मेरे साथ कुछ विचित्र घटना घटने वाली है, जिससे मेरे सामने आने वाले खतरे बढ़ जाएंगे। केवल बियॉन्डर्स में से एक बनकर या नाइटहॉक्स में शामिल होकर ही मैं विरोध करने की क्षमता से लैस हो सकता हूं। बियॉन्डर बनने की इच्छा केवल सभा पर निर्भर नहीं हो सकती। औषधि फॉर्मूला कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे संबंधित सामग्रियां कहाँ मिल सकती हैं? मैं उन्हें कैसे प्राप्त और कर सकता हूं? दैनिक अभ्यास के ज्ञान को न भूलते हुए मुझे गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे लिए हर मामले पर जस्टिस और द हैंडमैन से सलाह लेना और उनके साथ हर वस्तु का आदान प्रदान करना संभव नहीं है। इससे न केवल द फूल की छवि को ठेस पहुंचेगी और उनका संदेह पैदा होगा, बल्कि ऐसे तुच्छ मुद्दों पर संवाद करने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। इसी तरह मैं ऐसा कुछ भी प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं जो उनकी रुचि जगा सके। इसके अलावा अधिक सामग्रियां अक्सर मेरी वास्तविक पहचान के निशान छोड़ जाती हैं। फिर ऑनलाइन विवाद प्रभावी रूप से ऑफलाइन विवादों में बदल जाएंगे, जिससे भारी परेशानियां होंगी। नाइटहॉक्स में शामिल होने से निश्चित रूप से रहस्य की दुनिया के सामान्य ज्ञान और प्रासंगिक चैनलों से संपर्क होगा। ये संबंधित सामाजिक दायरे में पर्याप्त रूप से जमा हो सकता है और उत्तोलन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। केवल तभी मैं सभा की शुरुआत कर सकता हूं और बदले में जस्टिस और द हैंडमैन से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता हूं। वास्तव में लाभ वास्तविकता में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे मुझे अधिक संसाधन प्राप्त करने और एक अच्छा चक्र बनाने की अनुमति मिलती है। निस्संदेह मैं एक ऐसे संगठन में भी जा सकता हूं जो विभिन्न चर्चों द्वारा दबाया जाता है, जैसे कि डन द्वारा उल्लिखित मनोविज्ञान केमिस्ट, और उनसे जुड़ सकता हूं। फिर भी मैं अपनी स्वतंत्रता खो दूंगा और निरंतर भय और चिंता की स्थिति में रहूंगा। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे नहीं पता कि उन्हें कहां ढूंढूं। भले ही मैं द हैंडमैन से संबंधित जानकारी हासिल करने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन उनके साथ इस तरह का जल्दबाजी में किया गया संपर्क मेरे जीवन को खतरे में डाल सकता है। सिविलियन स्टाफ बनने से बफर और बाहर निकलने का अवसर मिलता है। निम्नतर वैरागी जंगल में छिप जाता है। श्रेष्ठ भीड़। शायद नाइटहॉक के रूप में पहचान एक बेहतर आवरण हो सकती है। भविष्य में जब मैं न्यायाधिकरण के शीर्ष अधिकारियों में से एक बन जाऊंगा तो कौन कल्पना करेगा कि मैं एक विधर्मी गुप्त संगठन का प्रमुख हूं जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरणें चमकी, लाल रंग गायब हो गया। आकाश के क्षितिज पर सुनहरी रोशनी को देखते हुए क्लेन ने अपना मन बना लिया। वह आज डन स्मिथ को खोज लेगा और नाइटहॉक के सिविलियन स्टाफ का हिस्सा बन जाएगा। इस समय मेलिसा, जो फिर से बिस्तर से उठ गई थी, ने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया था। वह अपने भाई को अस्वाभाविक तरीके से खींचते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी। आप सोए नहीं? मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। क्लेन मुस्कुराया, आराम महसूस कर रहा था। मेलिसा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो मैं एक एक करके फायदे और नुकसान दोनों की सूची बनाऊंगी और उनकी तुलना करूंगी। उसके बाद मुझे यह संकेत मिल सकेगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। यह एक अच्छी आदत है। मैंने भी ऐसा किया, क्लेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेलिसा का चेहरा शांत था और उसने और कुछ नहीं जोड़ा। कागज की एक पीली शीट और अपने प्रसाधन सामग्री लेकर वह बाथरूम की ओर चली गई। अपना नाश्ता खत्म करने और अपनी बहन के जाने के बाद जाने की कोई जल्दी नहीं थी। क्लेन ने एक अच्छी झपकी ली। उन्हें जो पता था उसके आधार पर सुबह लगभग सभी पब बंद थे। दोपहर 2 बजे उसने एक छोटे ब्रश का उपयोग करके अपनी रेशमी टोपी और रुमाल की प्लीट्स को चिकना किया। उन्होंने साफ सफाई बहाल करने के लिए गंदगी भी हटाई। इसके बाद उन्होंने औपचारिक कपड़ों का एक सूट पहना, जैसे वह एक साक्षात्कार के लिए जा रहे थे। बेसिक स्ट्रीट थोड़ी दूर थी और क्लेन को डर था कि वह नाइटहॉक के काम के घंटे मिस कर देगा। इसलिए वह वहां पैदल नहीं गए, बल्कि आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर सार्वजनिक घोड़ा गाड़ी का इंतजार करने लगे। लोन साम्राज्य में सार्वजनिक घोड़ा गाड़ियों को 2 श्रेणियों में रखा गया था, ट्रैक के बिना और ट्रैक के साथ। पहले में 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी शामिल थी और गाड़ी के शीर्ष को ध्यान में रखते हुए लगभग 20 लोग बैठ सकते थे। विशिष्ट स्टेशनों के बिना केवल एक सामान्य मार्ग मौजूद था। इसका परिचालन लचीला था और जब तक ये भरा न हो, इसे कहीं भी प्रदर्शित किया जा सकता था। बाद वाला ऑर्बिटल कैरेज कंपनी द्वारा संचालित किया गया था। सबसे पहले मुख्य सड़क पर एक रेल जैसी सेवा उपकरण बिछाया गया। घोड़े आंतरिक लेन पर चलते थे जबकि पहिए पटरियों पर चलते थे, जिससे यह आसान और अधिक श्रम बचत वाला हो जाता था। इस प्रकार यह एक बड़ी डबल डेकर गाड़ी को खींच सकता है जिसमें लगभग 50 यात्री बैठ सकते हैं। हालांकि एकमात्र समस्या ये थी कि मार्ग और स्टेशन तय कर दिए गए थे, जिससे कई स्थान दुर्गम हो गए थे। 10 मिनट के बाद दूर से पहियों के पटरी से टकराने की आवाज आने लगी। एक डबल डेकर घोड़ा गाड़ी आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर स्टेशन के सामने रुकी। बेसिक स्ट्रीट के लिए क्लेन ने गाड़ी चालक से कहा, आपको शैंपेन स्ट्रीट पर स्थानांतरण करना होगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो बेसिक स्ट्रीट तक पैदल चलने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। मार्ग के संबंध में गाड़ी चालक ने क्लेन को समझाया। चलो फिर शैंपेन स्ट्रीट चलते हैं। क्लेन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये 4 किलोमीटर से अधिक है। 4 पेंस। गोरे और साफ चेहरे वाले एक युवक ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा।
वह धन संग्रह का कार्य करने वाला कार्यकर्ता था। ठीक है, क्लेन ने अपनी जेब से 4 तांबे के सिक्के निकाले और दूसरे पक्ष को दे दिए। वह गाड़ी तक चला गया और पाया कि बहुत सारे यात्री नहीं थे, यहाँ तक कि पहली मंजिल पर भी कुछ सीटें खाली थीं। मेरे पास अब केवल 3 पेंस हैं, इसलिए मैं तभी चल सकता हूँ जब मैं वापस जाऊँगा। क्लेन ने अपनी टोपी नीचे दबाई और मजबूती से बैठ गया। इस मंजिल पर ज्यादातर पुरुष और महिलाएं अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हालांकि कुछ लोग अपने काम के कपड़े पहने हुए थे, इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे। लगभग कोई भी नहीं बोला और यह काफी शांत था। क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास के यात्रियों के आने जाने से बेखबर होकर अपनी ताकत बढ़ा दी। एक के बाद एक स्टेशन गुजरते गए जब तक कि अंततः उसने कुछ शब्द शैंपेन स्ट्रीट नहीं सुने। घोड़ागाड़ी से उतरने के बाद उसने रास्ते में पूछताछ की और जल्द ही बेसिक स्ट्रीट पहुंच गया, जहां उसने बुरे पीले शिकारी कुत्ते के लोगों वाला पब देखा। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक जोरदार धक्का दिया। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे वह उग्र शोर और तेज गर्मी की लहर से भर गया। हालांकि अभी भी दोपहर थी, पब में पहले से ही कई ग्राहक मौजूद थे। कुछ अस्थायी कर्मचारी थे जो यहाँ अवसरों की तलाश में थे, काम पर रखे जाने का इंतजार कर रहे थे। अन्य लोग शराब पीकर खुद को सुन्न करते हुए इधर उधर आराम से बैठे हुए थे। पब में हल्की रोशनी थी। बीच में लोहे के 2 बड़े पिंजरे थे, जिनका 1/3 हिस्सा बिना किसी अंतराल के जमीन में गहराई तक धंसा हुआ था। लोग लकड़ी के शराब के प्याले पकड़कर उसे घेर लेते थे, कभी हंसते हुए जोर जोर से चर्चा करते, कभी जोर जोर से गालियां देते। उत्सुक दृष्टि से क्लेन ने 2 कुत्तों को अंदर पिंजरे में बंद पाया। एक काला और सफेद था, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूसी के समान था। दूसरा पूरी तरह से काला था, चमकदार फर के साथ, जिससे वह स्वस्थ और भयंकर दिखता था। क्या आप शर्त लगाना चाहते हैं? डॉग ने लगातार 8 गेम जीते हैं, भूरे रंग की टोपी पहने एक छोटे आदमी ने कहा, जब वह क्लेन के पास आया और काले कुत्ते की ओर इशारा किया। शर्त? पहले तो अचंभित हुए क्लेन को तुरंत होश आ गया। कुत्तों में लड़ाई? जब वह खोए विश्वविद्यालय में थे तो वे कुलीन और धनी छात्र हमेशा उनसे तिरस्कारपूर्वक और उत्सुकता से पूछते थे, क्या गंवार कार्यकर्ता और बेरोजगार गुंडे पब में मुक्केबाजी और जुए में भाग लेने का आनंद लेते थे? मुक्केबाजी और ताश के खेल पर जुआ खेलने में सक्षम होने के अलावा क्या इसमें मुर्गों की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई और अन्य जैसी क्रूर और खूनी गतिविधियां भी शामिल नहीं थीं? छोटे कद का आदमी मुस्कुराया। श्रीमान, हम सभ्य लोग हैं, हम ऐसी अशोभनीय गतिविधियों में शामिल नहीं होते। इतना कहने के बाद वह फुसफुसाए, इसके अलावा पिछले साल इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पेश किए गए थे। तो फिर आप सब किस पर दांव लगा रहे हैं? क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। बेहतर शिकारी। जैसे ही छोटे कद वाले व्यक्ति ने अपना वाक्य पूरा किया, एक जोरदार कर्कश ध्वनि सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया, उत्साह से अपने हाथ लहराए और कहा, आप इस दौर के लिए दांव नहीं लगा सकते क्योंकि यह शुरू हो चुका है, फिर अगले दौर की प्रतीक्षा करें। ये सुनकर क्लेन ने अपने पैर की उंगलियां उठाई, अपना सिर उठाया और जहां तक हो सके देखा। उसने देखा कि 2 ताकतवर आदमी एक एक बोरी खींचते हुए लोहे के पिंजरे के पास आ रहे थे और जेल का दरवाजा खोल रहे थे। फिर उन्होंने बोरे की सामग्री को पिंजरे में डाल दिया। वहां भूरे और घृणित जानवर थे। ये समझने से पहले कि वे चूहे थे, क्लेन ने उन्हें सावधानीपूर्वक पहचानने की कोशिश की। सैकड़ों चूहे। चून की लोहे का पिंजरा बिना किसी अंतराल के गहरे भूमिगत था। चूहे सभी दिशाओं में चले गए, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तभी जैसे ही पिंजरे का दरवाजा बंद हुआ, दोनों कुत्तों की जंजीर खुल गई। वूफ! काला कुत्ता आगे बढ़ा और एक चूहे को एक ही बार में मार डाला। चूहों के साथ उत्साहपूर्वक खेलने से पहले काला और सफेद कुत्ता पहले तो चकित रह गया। आसपास के लोगों ने या तो अपने शराब के कप उठाए और अपनी निगाहें तेज कर दी या जोर से चिल्लाए, काटो इसे, मार डालो। डॉग, डॉग, कुत्तों के साथ चूहा चारा कर रहा है। दो। क्लेन को होश आ गया और उसके मुंह का कोना लगातार हिल रहा था। जुए का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि कौन सा कुत्ता अधिक चूहों को पकड़ सकता है। शायद कोई पकड़े गए चूहों की विशिष्ट संख्या पर भी दांव लगा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर लोग जीवित चूहे खरीद रहे थे। ये वास्तव में है अद्वितीय। क्लेन ने अपना सिर हिलाया, हंसते हुए वह पीछे चला गया और शराबी ग्राहकों के किनारे किनारे चक्कर लगाता रहा और बार के सामने पहुंच गया। अब यहाँ बारटेंडर ने कप पहुंचते समय क्लेन पर नजर बचाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, राई बियर का एक कप 1 पैसा है। एनमेट बियर की कीमत 2 पेंस है। साउथ विले बियर के लिए 4 पेंस। क्या आप एक कप शुद्ध रूप से तैयार मार्क ब्लेंडी चाहते हैं? मैं यहाँ मिस्टर राइट के लिए आया हूँ, क्लेन ने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा। बारटेंडर ने सीटी बजाई और किनारे से चिल्लाया, बूढ़े आदमी, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। ओह, कौन? एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और एक नशे में धुत बूढ़ा आदमी बार के पीछे से खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें मली, उसने अपनी नजर क्लेन पर डाली और पूछा, लड़का, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मिस्टर राइट, मैं एक मिशन के लिए भाड़े के एक छोटे दस्ते को नियुक्त करना चाहूंगा। डन ने जो निर्देश दिया था उसके अनुसार क्लेन ने उत्तर दिया। एक छोटा भाड़े का दस्ता? क्या आप एक साहसिक कहानी में जी रहे हैं? ये लंबे समय से नहीं चल रहा है। बारटेंडर ने टोका और मुस्कुराया। राइट कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और बोला, तुम्हें इसे यहाँ खोजने के लिए किसने कहा था? डन स्मिथ, क्लेन ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया। तुरंत राइट हंसने लगा और उत्तर दिया, मैं समझ गया। वास्तव में भाड़े का छोटा दस्ता अभी भी मौजूद है। यह एक और रूप में है, अधिक समकालीन नाम के साथ। आप इसे नंबर 36 डॉटलैंड स्ट्रीट की दूसरी मंजिल पर पा सकते हैं। धन्यवाद। क्लेन ने मुड़कर पब से बाहर निकलने से पहले ईमानदारी से धन्यवाद दिया। इससे पहले कि वह पब से बाहर जाता, उसे घेरने वाले शराबी ग्राहक अचानक शांत हो गए और बड़बड़ाने लगे, डॉग वास्तव में हार गया था। पराजित। क्लेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर वह तेजी से चला गया और इधर उधर पूछने के बाद पास के जोइटलैंड स्ट्रीट पर पहुंच गया। 30, 32, 34। यहाँ उसने घर के नंबर गिने और सीढ़ी की ओर चला गया। कोने के चारों ओर घूमते हुए और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने तथाकथित छोटे भाड़े के दस्ते के वर्तमान नाम के साथ ऊर्ध्वाधर चिन्ह देखा। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। वक्ष और पेट से संबंधित या प्रभावित करने वाले क्षेत्र। ध्यान दें, ये लेखक का आविष्कार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक कानूनी रखेल है जिसे विक्टोरियन युग में चूहाचार के रूप में जाना जाता था। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। साइनबोर्ड देखने पर क्लेन को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसे यह उचित लगा। यार, मैं इस बारे में क्या कहूँ? उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ने से पहले और अपने दाहिने हाथ से आधे बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। आवाज धीरे धीरे लेकिन लयबद्ध तरीके से गूंजती रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल हल्की हल्की गड़गड़ाहट की आवाज ही सुनी जा सकती थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। क्लेन ने दोहराया, लेकिन उसका भी वही परिणाम हुआ। उसने दरवाजे को धकेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अंदर देखता गया, गैप बड़ा होता गया। एक क्लासिक सोफा जो मेहमानों की सेवा के लिए हो सकता था, एक मुलायम कपड़े की कुर्सी और एक मोटी लकड़ी की कॉफी टेबल। मेज के ठीक सामने भूरे बालों वाली एक लड़की थी जिसका सिर झुका हुआ था। भले ही सुरक्षा कंपनी केवल एक दिखावा है, क्या ये बिल्कुल
बहुत अधिक गैर पेशेवर नहीं है। ये स्थान कब से व्यवसाय से बाहर है। ठीक है, आप लोगों को किसी काम की जरूरत नहीं है। क्लेन चुपचाप शिकायत करते हुए करीब आया और लड़की के कान के ठीक पास वाली मेज पर दस्तक दी। दस्तक दस्तक। भूरे बालों वाली लड़की तुरंत उठ बैठी और अपना चेहरा ढकते हुए तेजी से अखबार अपने सामने ले लिया। टिंगन सिटी ईमानदार पेपर, अच्छा नाम। क्लेन ने चुपचाप उसके सामने वाले पृष्ठ का शीर्षक पढ़ा। स्टीम ट्रेन सेवा सोअरिंग एक्सप्रेस जो सीधे कॉन्स्टेंट सिटी पहुंचती है, आज से परिचालन शुरू कर रही है। ओह चलो, वह कब होगी जो सीधे ब्रिंडसी खाड़ी तक जाती है। मैं वास्तव में जहाज को दोबारा वहां नहीं ले जाना चाहता, ये बहुत भयानक है, सचमुच भयानक। अरे आप कौन हैं? भूरे बालों वाली लड़की ने दिखावा करते हुए पढ़ा और अपनी राय दी। जैसे ही उसने बात की, उसने अखबार नीचे कर दिया और अपना चमकीला माथा और हल्की भूरी आंखें दिखाईं और क्लेन को प्रसन्न और चौंका देने वाली नजर से देखा। नमस्कार, मैं क्लेन मोरेटी हूं और मैं डन स्मिथ के निमंत्रण पर यहाँ हूं। क्लेन ने अपनी टोपी को अपनी छाती तक उतारते हुए और थोड़ा झुकते हुए कहा। भूरे बालों वाली लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी। उसने हल्के हरे रंग की लोन स्टाइल वाली पोशाक पहनी थी। वह अपनी आस्तीन, कॉलर और छाती पर सुंदर फीतों के साथ तैयार थी। कैप्टन, ठीक है, एक क्षण यहीं रुको, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। लड़की तेजी से उठी और उसके बगल वाले कमरे में चली गई। उसने एक कप पानी या कुछ भी नहीं दिया। सेवा जागरूकता का स्तर चिंताजनक है। क्लेन अपने स्थान पर इंतजार करते हुए मंद मुस्कुराया। 2-3 मिनट बाद भूरे बालों वाली लड़की ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर मोरेटी, कृपया मेरे पीछे आएं। कैप्टन चाइनीज गेट पर निगरानी में है और इस समय जाने में असमर्थ है। ठीक है, क्लेन तेजी से पीछे चला गया। उसने मन ही मन स्वयं विचार किया। चाइनीज गेट, वह क्या हो सकता है? विभाजन से गुजरते हुए पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक छोटा गलियारा था जिसके प्रत्येक तरफ केवल 3 कार्यालय थे। इनमें से कुछ कार्यालयों पर कसकर ताला लगा दिया गया था, जबकि कुछ को खोला गया था, जिससे पता चला कि अंदर कोई व्यक्ति भारी यांत्रिक टाइपराइटर पर बिना रुके टाइप कर रहा था। एक नज़र में क्लेन ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह युवा अधिकारी जिसने उसके अपार्टमेंट की जांच की थी, जिसके काले बाल और नीली आंखें और एक कवि की रोमांटिक भावना थी। वह सरकारी पोशाक में नहीं था, उसकी सफेद कॉलर वाली शर्ट अंदर नहीं थी, जिससे उसका लुक काफी अव्यवस्थित लग रहा था। शायद वह वास्तव में एक कवि है। क्लेन ने अभिवादन में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया गया। भूरे बालों वाली लड़की ने कमरे के अंत में बाएं कार्यालय के दरवाजे को धक्का देकर खोला और चाहते हुए अंदर की ओर इशारा किया। हमें अभी भी कुछ स्तर नीचे जाना है। इस कार्यालय में कोई फर्नीचर नहीं था, केवल भूरे सफेद पत्थर की एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर फैली हुई थी। सीढ़ियों के दोनों किनारे गैस लैंप से जगमगा रहे थे। स्थिर चमक ने अंधेरे को दूर कर दिया और सद्भाव की भावना दी। भूरे बालों वाली लड़की आगे आगे चल रही थी, ध्यान से चलते हुए उसके पैरों को घूर रही थी। हालांकि मैं यहाँ अक्सर चलता हूँ, फिर भी मुझे गिरने का, बैरल की तरह लुढ़कने का लगातार डर रहता है। आप नहीं जानते, लियोनार्ड ने ऐसी मूर्खता की थी। स्लीपलेस बनने के पहला दिन जहाँ उसने उसे अपनी नई शक्तियों पर महारत हासिल नहीं थी, उसने तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की। हाँ, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह हास्यास्पद था। ये वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी आपका स्वागत किया था। लगभग 3 साल पहले की बात है। मैं नाइट हॉक्स के साथ 5 साल से हूँ। जब मैं इसमें शामिल हुई थी तब मैं केवल 17 साल की थी। लड़की बोलते समय उसके कदम देखती रही। अचानक उसने अपना माथा थपथपाया और कहा, मैं अपना परिचय देना भूल गई। मैं रोजेन हूँ। मेरे पिता नाइट हॉक्स के सदस्य थे जिन्होंने 5 साल पहले एक दुर्घटना में खुद को बलिदान कर दिया था। मुझे लगता है कि अब से हम सहकर्मी हैं। एरर, हाँ, सहयोगी से ही शब्द है। हम टीम के साथी नहीं हैं क्योंकि हम भी ओडर्स नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिस्टर स्मिथ क्या कहना चाहते हैं। क्लेन ने बंद माहौल का आकलन करते हुए कहा। उसे लगा कि वे भूमिगत हो रहे हैं। पत्थर की दीवारों से नमी रिस रही है, जिससे गर्मी की गर्मी दूर हो रही है। चिंता मत करो, तथ्य यह है कि तुम इतनी दूर आ गए, इसका मतलब है कि कैप्टन सहमत हो गए हैं। मैं हमेशा उनसे थोड़ा डरता रहा हूँ, भले ही वह मिलनसार हैं, एक पिता तुल्य हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं हूँ अभी भी डर लगता है। रोजन ऐसे बोली जैसे उसके गले में कोई मिठाई का टुकड़ा पड़ा हो। क्लेन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, क्या पिता से डरना सामान्य बात नहीं है? सत्य, रोजन ने मोड़ के चारों ओर की दीवार को पकड़ते हुए कहा। जैसे ही वे बोले, दोनों सीढ़ियों से नीचे चलना समाप्त कर पत्थर से बने फर्श पर पहुंचे। यह एक लंबा गलियारा था। दीवारों के दोनों किनारों पर धातु की जालियों से घिरे गैस लैंप लगाए गए थे। रोशनी के नीचे क्लेन और रोजन की परछाइयां लंबी हो गईं। क्लेन ने गौर से देखा कि हर कुछ मीटर पर एक डार्क सेक्रेड एम्बलम था, एवरनाइट देवी का प्रतीक। चमकदार अलंकरणों से युक्त एक गहरे काले रंग की पृष्ठभूमि, जैसे वे ठीक आधे लाल चंद्रमा के समूह में थे। ये प्रतीक विशेष नहीं लग रहे थे, लेकिन इनके बीच चलने से क्लेन को शांति का एहसास हुआ। अपनी पिछली बतूनी अवस्था के विपरीत रोजन ने भी बात करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में सामने एक चौराहा दिखाई दिया। रोजन ने संक्षेप में परिचय दिया। बाईं ओर का रास्ता सेंट सेलेना कैथेड्रल की ओर जाएगा, दाईं ओर शस्त्रागार, भंडार कक्ष और अभिलेखागार हैं, और सीधे आगे चाइनीज गेट है। सेंट सेलेना कैथेड्रल, फिर जॉटलैंड स्ट्रीट रेड मूनलाइट स्ट्रीट के ठीक पीछे है। क्लेन थोड़ा स्तब्ध था। रेड मूनलाइट स्ट्रीट का सेंट सेलेना कैथेड्रल टिंगन में एवरनाइट गॉडेस चर्च का मुख्यालय था, एक पवित्र भूमि जहां स्थानीय अनुयायी जाने के लिए उत्सुक रहते थे। उपनगरों में भाप और मशीनरी के भगवान के चर्च के पवित्र न्यूमेरिक्स कैथेड्रल और उत्तरी टिंजेन में चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के नदी और समुद्री कैथेड्रल के साथ उन्होंने टिंजेन शहर में धार्मिक मंडलियों को बनाए रखा और इसके संबद्ध शहर और गांव। ये जानते हुए कि उसकी स्थिति उसके लिए और अधिक पूछने के लिए अनुपयुक्त है, क्लेन केवल चुपचाप सुनता रहा। वे चौराहे से गुजरे और सीधे आगे बढ़ गए। 1 मिनट से भी कम समय में 7 पवित्र प्रतीकों के साथ खुदा हुआ एक काला लोहे का विभाजित द्वार देखा गया। वह वहां खड़ा था, भारी, ठंडा और दबंग, जैसे कोई विशालकाय अंधेरे में पहरा दे रहा हो। चाइनीज गेट, रोजन ने उसे याद दिलाया और उनके बगल वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, कैप्टन अंदर हैं, आप अकेले अंदर चले जाए। ठीक है, शुक्रिया, क्लेन ने विनम्रता से उत्तर दिया। रोजन जिस कमरे की बात कर रही थी वह चाइनीज गेट के ठीक सामने था। खिड़कियां खुली हुई थी, जिससे अंदर रोशनी वाला कमरा दिखाई दे रहा था। क्लेन ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। दस्तक दस्तक दस्तक, अंदर आए। उन्होंने डन स्मिथ की गहरी और मिलनसार आवाज सुनी। क्लेन ने धीरे से बिना कुंडी वाला दरवाजा खोला। अंदर केवल एक मेज और 4 कुर्सियां थीं। डन स्मिथ अपनी ऊंची हेयरलाइन के साथ, जिसने पिछली रात का काला कोट और छाती पर सोने की घड़ी की चेन पहनी हुई थी, इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा था। आओ और बैठो। क्या आपने निर्णय ले लिया है? क्या आप निश्चित हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? डन ने मुस्कुराते हुए अखबार नीचे रखते हुए पूछा। क्लेन ने अपनी टोपी उतारी और झुक गया, फिर वह मेज के पास बैठ गया और कहा, हाँ, मुझे यकीन है।
फिर इस काम पर एक नजर डालें। हे लोग अब इसे अनुबंध कहना पसंद करते हैं। डन ने मेज की दराज खींची और अनुबंध की 2 प्रतियां निकाल लीं। वहां बहुत सारे खंड नहीं थे और उनमें से अधिकांश का उल्लेख डन स्मिथ द्वारा किया गया था। गोपनीय धारा पर जोर दिया गया। उल्लंघनकर्ताओं पर राज्य की अदालतों के बजाय चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस की न्यायाधिकरण अदालतों में मुकदमा चलाया गया। यह उसी तरह था जैसे सैनिकों और अधिकारियों को मुकदमे के लिए कोर्ट मार्शल में भेजा जाता था। 5 साल का अनुबंध, साप्ताहिक वेतन के लिए 2 पाउंड और 10 सोली, जोखिम और गोपनीयता के मुआवजे के रूप में 10 सोली। क्लेन ने इसे पढ़ा और दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। फिर इस पर हस्ताक्षर करें। डन ने गहरे लाल फाउंटेन पेन और स्याही की ओर इशारा करते हुए कहा। क्लेन ने सांस लेने से पहले पेन को आजमाने के लिए बेकार कागज के एक टुकड़े का उपयोग किया। उन्होंने दोनों अनुबंधों पर अपने नाम क्लेन मोरेटी के साथ हस्ताक्षर किए। चूंकि उसके पास अभी तक कोई मोहर नहीं थी, इसलिए वह केवल अपने अंगूठे के निशान का ही उपयोग कर सकता था। डन ने अनुबंध प्राप्त किया, दराज से एक मोहर निकाली और अनुबंध के अंत और कुछ प्रमुख भागों पर मोहर लगाई। ऐसा करने के बाद वह खड़ा हुआ और एक हाथ से अनुबंध वापस कर दिया और दूसरे हाथ से क्लेन के पास पहुंचते हुए कहा, आपका स्वागत है, अब से आप हम में से एक हैं और कृपया ध्यान दें कि अनुबंध भी गोपनीय है। क्लेन भी खड़ा हो गया। उन्होंने अनुबंध प्राप्त किया, हाथ मिलाया और कहा, तो मैं आपको कैप्टन के रूप में संबोधित करूंगा। हाँ, धुंधले परिवेश में डन की भूरी आंखें विशेष रूप से गहरी लग रही थीं। हाथ मिलाने के बाद वे बैठ गए। क्लेन ने अनुबंध पर लगे स्टाम्प पर नजर डाली। उस पर लिखा था, नाइटहॉक स्क्वाड, टिंगन सिटी, आवा काउंटी, लोन किंगडम। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप लोग ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी नाम का छद्म रूप में उपयोग करेंगे। दरअसल हमारे पास अन्य साइन बोर्ड हैं। डन ने दराज से कागज का एक टुकड़ा निकाला। इस पर शहर सरकार और पुलिस विभाग की मुहर लगी हुई थी। सामग्री इस प्रकार थी, 7वीं इकाई, विशेष संचालन विभाग, आवा काउंटी पुलिस, लोन किंगडम। पहली 4 इकाइयां सामान्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नियमित पुलिस हैं, जैसे वीआईपी सुरक्षा इकाई और प्रमुख प्रतिष्ठान सुरक्षा इकाई। और इकाई 5 से आगे प्रत्येक शहर में अलौकिक घटनाओं से निपटने वाली इकाइयां हैं। हमारी इकाई संबंधित घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। टिंगन में एवरनाइट देवी के अनुयायी यदि विभिन्न प्रकार के अनुयायी हैं तो हम क्षेत्र को तदनुसार विभाजित करते हैं। हम मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और स्वर्ण सिंधु क्षेत्र जैसे स्थानों के प्रभारी हैं। डन ने संक्षेप में परिचय दिया। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के तहत अनिवार्य परिनिष्ठ दस्ते की इकाई 6 घाट क्षेत्र, पूर्व और दक्षिण का प्रभारी है। विश्वविद्यालय क्षेत्र और उपनगर यूनिट 5 के अंतर्गत हैं, जो मशीनरी है। टिंगन में हाई माइंड दस्ता। सही। क्लेन के पास इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। फिर वह हंसा। क्या होगा यदि कोई वास्तव में ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी साइन बोर्ड के कारण यहां आता है और हमारी सेवाओं के लिए अनुरोध करता है? हम उन अनुरोधों को स्वीकार करेंगे। हमें क्यों नहीं करना चाहिए, जब तक ये हमारे दैनिक कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। डन ने धीरे और विनोदी ढंग से कहा, किसी भी कमाई को अतिरिक्त बोनस माना जाएगा, इसलिए हमारे सदस्य उन नौकरियों को लेने के लिए काफी इच्छुक हैं। वैसे भी कुत्तों और बिल्लियों को ढूंढने जैसे तुच्छ और परेशानी वाले मामलों के बाजार पर निजी जासूसों का एक अधिकार हो गया है। तो इस नाइटहॉक्स दस्ते में कितने लोग हैं? क्लेन ने पूछा, क्योंकि वे इस विषय पर थे। बहुत अधिक अलौकिक घटनाएं नहीं हैं, इसलिए बियॉन्डर्स और भी कम हैं। पूरे टिंगन शहर में नाइटहॉक्स के केवल 6 औपचारिक सदस्य हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हे जहां तक नागरिक कर्मचारियों की बात है तो आप सहित 6 हैं। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और अंततः वह प्रश्न पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था, तो कैप्टन, बियॉन्डर्स के नियंत्रण खोने से आपका क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? क्लेन का सवाल सुनकर डन ने खिड़की से बाहर गलियारे की ओर देखा जो चाइनीज गेट की ओर जाता था। उसने अपना पाइप निकाला, उसमें कुछ तंबाकू और पुदीने की पत्तियां भरी और उसे अपनी नाक पर रख लिया। जैसे ही उसकी आवाज चिंतनशील और बहती हुई हो गई, उसने एक गहरी सांस ली। केवल घर पर ही मैं बिना किसी चिंता के पुदीने की पत्तियों के साथ मिश्रित तंबाकू के सुंदर स्वाद का आनंद ले सकता हूँ। क्लेन, क्या आप सृजन मिथक के बारे में जानते हैं? बेशक, जब मैंने संडे स्कूल के दौरान प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की तो हमने द रिविलेशन ऑफ एवरनाइट का उपयोग करके पढ़ना सीखा। उनमें से बुक ऑफ विजडम और लेटर्स फ्रॉम द सेंस ने सृजन के मिथक का उल्लेख किया। क्लेन ने मूल क्लेन के स्मृति अंशों के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी गति धीमी की और कहा, निर्माता अराजकता से जागा और अंधेरे को चकनाचूर कर दिया, प्रकाश की पहली किरण बनाई। फिर उसने खुद को पूरी तरह से ब्रह्मांड में मिला दिया और पूरे अस्तित्व का निर्माण किया। उसका शरीर भूमि और तारे बन गया। उसकी एक आंख सूरज बन गई, जबकि दूसरी लाल चांद बन गई। उसका कुछ खून समुद्रों और नदियों में बह गया, जीवन का पोषण और पोषण किया। जब उसने ऐसा कहा तो क्लेन अवचेतन रूप से रुक गया। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रासंगिक यादें धुंधली थीं और निर्माण मिथक पंगु के चीनी निर्माण मिथक के समान था। अलग अलग दुनिया के लोगों की कल्पनाओं ने उनके मिथकों और किंवदंतियों में कुछ समानताएं साझा की। ये देखते हुए कि क्लेन को परेशानी हो रही थी, डन मुस्कुराया और कहा, उसके फेफड़े कल्पित बौने में बदल गए, उसका दिल दानवों में बदल गया, उसका जिगर ट्रेंड्स में बदल गया, उसका मस्तिष्क ड्रैगन में बदल गया, उसकी किडनी पंख वाले सांपों में बदल गई, उसके बाल फीनिक्स में बदल गए, उसके कान राक्षसी भेड़ियों में बदल गए, उसका मुंह और दांत म्यूटेंट में बदल गए, और उसका शेष शारीरिक तरल पदार्थ समुद्री राक्षसों में बदल गया, जिसका सार उसका पेट था अंधे, और उसके शरीर के बुरे हिस्से शैतानों, बुरी आत्माओं और विभिन्न प्रकार के अज्ञात हानिकारक अस्तित्वों में बदल गए। उसकी आत्मा शाश्वत धधकते सूर्य, तूफानों का स्वामी और ज्ञान और बुद्धि का देवता बन गई। ज्ञान ने मानवता को जन्म दिया। वह पहला युग था, अराजकता युग। क्लेन ने डन के लिए आखिरी वाक्य पूरा किया, लेकिन उसे यह हास्यास्पद लगा। एक कीबोर्ड लोकगीतकार के रूप में यह पहली बार था जब वह एक सृजन मिथक के संपर्क में आए जो इतने बड़े विस्तार से व्यवस्थित था। यह इतना विस्तृत था कि लगभग हर प्रमुख जाति सृष्टिकर्ता के शरीर के एक विशेष अंग से मेल खाती थी। यह एक बच्चों के गीत की तरह है जिसमें बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं और फल खा रहे हैं। इसके अलावा इसका उल्लेख न केवल एवरनाइट देवी के कैनन में किया गया था, तूफानों के देवता और भाप तथा मशीनरी के देवता के चर्चों में भी इसी तरह के विवरण थे। उनमें से किसी ने भी स्वयं को कमजोर नहीं किया या अन्य देवताओं का अवमूल्यन नहीं किया। इसका मतलब या तो यह है कि सृजन मिथक वास्तविक है, या यह संकेत देता है कि कुछ चर्चों ने 5वें युग से पहले समझौता करने से पहले लंबे समय तक संघर्ष किया था। इसे ध्यान में रखते हुए क्लेन के पास अचानक एक और सवाल था। उन्होंने बाहें चढ़ाते हुए पूछा, यह समस्याग्रस्त लगता है। शाश्वत धधकते सूर्य, तूफानों के देवता और ज्ञान और बुद्धि के देवता सीधे निर्माता की आत्मा से क्यों पैदा हुए हैं, जबकि देवी नहीं? एवरनाइट के प्रागैतिहासिक अभिलेखों के रहस्योद्घाटन में एवरनाइट देवी दूसरे युग के अंत में ही जागृत हुई थी। तूफानों के देवता, शाश्वत धधकते सूरज और अन्य देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने मानवता को प्रलय से बचने के लिए आशीर्वाद दिया और मदद की। इसे तृतीय युग, प्रलय युग के नाम से भी जाना जाता था। यही वह समय था जब धरती माता और युद्ध के देवता भी प्रकट हुए। जहां तक भाप और मशीनरी के देवता की बात है, जिनका मूल नाम शिल्प कौशल का देवता था, उनका जन्म केवल चौथे युग में हुआ था।
उस अर्थ में देवताओं के बीच खड़ा होना स्वयं स्पष्ट प्रतीत होता था। जो अधिक प्राचीन थे वे अधिक रूढ़िवादी थे, यह अत्यंत स्पष्ट था। इससे एवरनाइट देवी के विश्वासियों को भी परेशानी हुई। डन स्मिथ ने दूसरे हाथ से अपना पाइप पकड़ा और जवाब देने के बजाय वह एक प्रश्न के साथ लौटा, देवी का पूरा शीर्षक दोहराएं। क्लेन को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने खुद पर चाकू से वार कर लिया हो। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की पूरी कोशिश की। एवरनाइट देवी सितारों से भी महान और अनंत काल से भी अधिक शाश्वत है। वह क्रिम्सन की महिला, रहस्यों की जननी, आपदा और आतंक की महारानी, शांति और मौन की मालकिन भी है। शुक्र है क्लेन की मां एवरनाइट देवी की भक्त थी। जब वह जीवित थी तो वह हर शाम रात के खाने के समय इसका पाठ करती थी। भले ही मूल क्लेन की यादें खंडित हो गई थी, लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं हुआ था। क्रिम्सन की महिला किसका प्रतीक है? डन ने मार्गदर्शक स्वर में पूछा। लाल चांद। जैसे ही क्लेन ने उत्तर दिया, वह तुरंत समझ गया। तो फिर लाल चांद विधाता के किस अंश से आया? डन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक आंख। क्लेन और डन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये किसी भी तरह से तूफान के देवता से कम प्रभावशाली नहीं था, जो सृष्टिकर्ता की एक तिहाई आत्मा से बना था। जहां तक धरती माता और युद्ध के देवता के चर्चों की बात है, संभवतः उनकी भी ऐसी ही व्याख्याएं थीं। हालांकि भाप और मशीनरी के देवता का जन्म बहुत देर से हुआ था और इसका कोई कारण नहीं खोजा जा सका। इस प्रकार उनका चर्च पिछले हजारों वर्षों में कमजोर रहा है। भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही उन्होंने वास्तव में अन्य देवताओं के बराबर होने का अवसर प्राप्त किया। डन ने धीरे से अपना पाइप सहलाया। मानवता सृष्टिकर्ता के ज्ञान से पैदा हुई है, इसलिए हमारे पास चतुर और असाधारण दिमाग हैं, लेकिन अन्य जादुई शक्तियों का अभाव है। हालांकि सृजन मिथक से हम एक सरल लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सब कुछ एक ही मूल से उत्पन्न होता है, एक ही मूल से उपजा है। क्लेन ने आखिरी कुछ शब्द दोहराए। इस निष्कर्ष के अनुसार जो मनुष्य देवताओं द्वारा संरक्षित हैं वे दिग्गजों, शैतानों और उत्परिवर्ती का विरोध करने में सक्षम थे। धीरे धीरे उन्होंने बियॉन्डर्स की शक्ति प्राप्त करने का साधन ढूंढ लिया, यानी बुराई के संबंधित भागों का उपयोग करना। आत्माएं, ड्रैगन, राक्षस, जादुई पेड़, फूल या क्रिस्टल और उन्हें अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर औषधि बनाने से व्यक्ति को विभिन्न शक्तियां प्राप्त होंगी। ये रहस्यवाद के अध्ययन के बीच सामान्य ज्ञान है। डन ने विस्तार से नहीं बताया और केवल संक्षिप्त परिचय दिया। इस प्रक्रिया में हमारे पूर्वजों ने यह जानने के लिए दर्दनाक सबक पर भरोसा किया कि यदि वे उच्च श्रेणी या असाधारण औषधि का उपभोग करते हैं तो इससे आसानी से दुखद परिणाम हो सकते हैं। 3 संभावित परिणाम हैं। कौन से 3? उत्सुकता से क्लेन को दबाया। पहला, मानसिक मृत्यु और शरीर का पूर्ण रूप से टूटना। मांस का हर टुकड़ा एक भयानक राक्षस बन जाएगा। दूसरा, औषधि में निहित शक्तियों से उनका व्यक्तित्व बदल जाएगा। वे ठंडे, संवेदनशील, चिड़चिड़े, क्रूर और उदासीन। तीसरा, ठीक है। डन ने अपना पाइप नीचे रखा और एक चीनी मिट्टी का कप उठाया और एक घूंट लिया। पाज नदी घाटी की फेरमो कॉफी कड़वी है, लेकिन बहुत सुगंधित है। यह एक शानदार स्वाद छोड़ती है। क्या आप एक चाहते हैं? मुझे फेनापोटो पठार की कॉफी पसंद है। बेशक, मैंने इसे वेल्च के स्थान पर केवल कुछ ही बार पी है। क्लेन ने विनम्रता से मना कर दिया। तीसरा परिणाम क्या है? मानसिक विकार, मौके पर ही पागल हो जाना, शैतान से भी ज्यादा शैतान हो जाना। नियंत्रण खोने का यही मतलब है। डन ने नियंत्रण खोना शब्दों पर जोर दिया। क्लेन के एक शब्द भी कहने का इंतजार किए बिना उसने अपना कॉफी कप नीचे रख दिया और जारी रखा। प्रयोग और अन्वेषण की लंबी अवधि के बाद ब्लेस्फेमी स्लेव के जन्म के साथ मनुष्यों ने अंततः औषधि प्रणाली को पूर्ण कर लिया है। हमने एक स्तरीय प्रणाली बनाई है। यह स्थिर प्रगति पथों में बंधा हुआ है जिन्हें अनुक्रम के रूप में जाना जाता है। अनुक्रम में संख्या जितनी कम होगी, पोषण का ग्रेड उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक साथ प्रमुख चर्च कम से कम एक पूर्ण अनुक्रम को नियंत्रित करते हैं, जिसे उन्होंने पिछले सैकड़ों या हजार वर्षों में इकट्ठा किया है। ईशनिंदा स्लेव। क्लेन ने इस शब्द पर तेजी से ध्यान दिया। सभा में दहनमैन ने भी इसका उल्लेख किया था। दहनमैन के अनुसार ईशनिंदा स्लेव किसी पोषण के सिस्टम के निर्माण और पूर्ण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह डन द्वारा अभी कही गई बात का खंडन करता है। वे कुछ दुष्ट देवताओं द्वारा बनाई गई चीजें थीं। ये किस युग में प्रकट हुई, इसमें क्या है या इसमें क्या खास है, इसके बारे में मैं भी अनिश्चित हूँ। यदि आपको कोई सुराग मिलता है तो आपको तुरंत मुझे इसकी सूचना देनी होगी। ये योग्य है प्रतिक्रिया का उच्चतम स्तर, डन ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने नियंत्रण खोने के प्रकारों में से एक का उल्लेख किया है। अब मैं आपको शेष 4 के बारे में बताऊंगा। ठीक है। क्लेन ने ईशनिंदा स्लेव के सवाल को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और ध्यान से सुना। हालांकि मनुष्यों के पास चतुर दिमाग है, लेकिन उनमें असाधारण शक्तियों का अभाव है। ये पूर्ण नहीं है। हमेशा कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, शायद मुझे उन्हें बदकिस्मत कहना चाहिए। वे अपेक्षाकृत उच्च धारणा के साथ पैदा होते हैं। खैर, इसका मतलब यह भी है कि करने की क्षमता इंद्रिय आत्माएं ऐसी आवाजें सुन सकती हैं जिन्हें दूसरे नहीं सुन सकते, और वे ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते। जब डन बोल रहा था, उसने अपने चारों ओर खाली हवा को देखा और क्लेन को डर से कांपते हुए देखा। दूसरे शब्दों में, यदि वे अनुक्रम 9 से परे आते हैं और उनमें निश्चित विशेषताएं हैं। ओह, अनुक्रम 9 श्रृंखला में सबसे निचला ग्रेड है। संक्षेप में, वे केवल एक संगत निश्चित अनुक्रम मार्ग चुन सकते हैं। यदि वे अन्य औषधियों का सेवन करें तो प्रभाव मानसिक विकारों से लेकर नियंत्रण की हानि या इससे भी बदतर मृत्यु तक हो सकता है। समझ गया। क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया। तीसरा प्रकार दूसरे प्रकार के समान है। एक बार जब आप अनुक्रम श्रृंखला चुनते हैं तो आप उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होगी। यदि आप अन्य पथों के अनुरूप अनुक्रम से औषधि का उपभोग करते हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको मिश्रित, असामान्य और विकृत शक्तियां मिलेंगी, लेकिन यह लगभग निश्चित है कि आप एक अर्धविक्षिप्त स्थिति में होंगे। क्रूर और रक्तपिपासु और चुप और उदास, ये केवल एक ऐसा अवसर है। उसके बाद चाहे आप मूल पद से औषधि का सेवन करें या वर्तमान अनुक्रम में औषधि का, एकमात्र परिणाम नियंत्रण का नुकसान होगा। तब परिणाम मानसिक मृत्यु हो सकता है। वैकल्पिक रूप से शरीर राक्षसों में टूट जाता है या यहाँ तक कि एक बुरी आत्मा में भी बदल जाता है। जैसे ही डन बोला, उसने एक घूंट लेने के लिए अपना कॉफी कप उठाया। क्लेन, जो ये सुनने के बाद चिंतित और भयभीत हो गया, पूछने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। चौथे प्रकार के बारे में क्या? चौथा प्रकार, हे, ये सबसे आम समस्या है। जब हम उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए औषधि का सेवन करते हैं जो मूल रूप से असाधारण प्राणियों से संबंधित हैं, तो हम एक अप्राकृतिक परिवर्तन से गुजरते हैं। इसलिए हम कमोबेश शेष आध्यात्मिक शक्तियों से प्रभावित होंगे। हालांकि शायद लक्षण प्रकट नहीं हो सकते हैं और दूसरों के लिए अज्ञात हैं, ये निश्चित रूप से किसी के दिमाग में छिपा रहेगा। यदि कोई औषधि द्वारा लाई गई असाधारण शक्तियों को पूरी तरह से समझने और सूक्ष्म निशानों को खत्म करने से पहले अनुक्रम में उच्च स्थान पर संबंधित औषधि का उपभोग करने के लिए दौड़ता है, पागलपन इकट्ठा हो जाएगा, नियंत्रण खोने की संभावना बढ़ जाएगी। डन अचानक चुप हो गया।
थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आह भरते हुए कहा, हम नाइट हॉक्स के आंतरिक नियमों के अनुसार भले ही टीम के किसी साथी ने महान योगदान दिया हो, उन्हें 3 साल पहले आखिरी औषधि का सेवन करना होगा और उन्हें पदोन्नत करने से पहले उनकी जांच की जानी चाहिए। फिर भी अभी भी कई लोग हैं जो हर साल नियंत्रण खो देते हैं। कितना भयानक, क्लेन ने हौंकते हुए पूछा। फिर अंतिम प्रकार के बारे में क्या? डन के घुमावदार होठों के बावजूद मुस्कान का कोई निशान नहीं था। 5वां प्रकार नियंत्रण खोने का सबसे आम कारण है। बियॉन्डर्स के लिए किसी की आध्यात्मिक धारणा कम या ज्यादा बढ़ जाएगी। अनुक्रम में संख्या जितनी कम होगी, उनकी धारणा उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इसलिए वे वही सुनेंगे जो दूसरे नहीं सुन सकते, वे सुने देखे जो दूसरे नहीं देख सकते, और उन चीजों का सामना करते हैं जिनका सामना दूसरे नहीं कर सकते। एक बार जब वे अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं या लालची इच्छाएं रखते हैं, तो वे धीरे धीरे नियंत्रण खोने के रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, डन ने सीधे क्रेन की ओर देखा। उसकी भूरे रंग की पुतलियां क्रेन की आकृति को प्रतिबिंबित कर रही थीं। ये कहते हुए उनका स्वर उदास हो गया। नाइट हॉक्स के संस्थापक आर्कबिशप चानिस ने एक बार कहा था, हम अभिभावक हैं, लेकिन साथ ही दुखी दुष्टों का एक समूह भी है जो लगातार खतरों और पागलपन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अभिभावक हैं, लेकिन साथ ही दुखी अभागों का एक समूह भी है जो लगातार खतरों और पागलपन के खिलाफ लड़ रहे हैं। खिड़की के बाहर का गलियारा सील कर दिया गया था। उसकी दीवारें बर्फ जैसी ठंडी थीं। कमरा चमकदार पीली रोशनी से जगमगा रहा था। डन स्मिथ की गेंद गूंज उठी, जिससे क्लेन के दिल पर एक के बाद एक झटके लगे। इससे उसके पास कुछ देर के लिए शब्द नहीं बचे। जब डन ने क्लेन को चुप देखा तो अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या आप बहुत निराश हैं? बियॉन्डर्स वैसे नहीं हैं जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। हम हमेशा खतरे के साथ साथ चल रहे हैं। किसी भी लाभ की हमेशा एक कीमत होती है। क्लेन अपने सदमे से उबर गया और उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया। ये सच है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक बियॉन्डर के प्रभामंडल, असाधारणता और असाधारण पहलुओं में ऐसे छिपे हुए खतरे होंगे। शायद ये केवल इसलिए था क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना एक विवरण सुन रहा था और वह पहले से ही एक अनोखी घटना के भंवर में फंस गया था। क्लेन ने जल्द ही अपने डर, बेचैनी, चिंता और आशंका पर नियंत्रण पा लिया। बेशक पीछे हटने का विचार अपरिहार्य था, या इधर उधर घूमता रहा और जाने से इनकार कर दिया। बुरा नहीं है, बहुत परिपक्व और तर्कसंगत। डन ने कॉफी का आखिरी कॉर खत्म किया और कहा, इसके अलावा बियॉन्डर्स उतने शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोचते हैं, विशेष रूप से कम सीक्वेंस बियॉन्डर। हे, हम इसका उपयोग क्यों करेंगे? एक उच्चतम ग्रेड और निम्नतम का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह अंतर्ज्ञान और तर्क के विरुद्ध नहीं है? जिस निम्न अनुक्रम का हम अक्सर उल्लेख करते हैं वह निम्न ग्रेड या उच्च संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कहा मैं था। हाँ, बियॉन्डर्स उतने शक्तिशाली नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। एक लो सीक्वेंस बियॉन्डर की शक्ति का बंदूकों से कोई मुकाबला नहीं है, तोपों से तो बिल्कुल भी नहीं। वे आग्नेयास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और अक्षम्य हैं। यदि भविष्य में आपके पास बियॉन्डर बनने का मौका है, तो आपको आज मैंने जो कहा है उस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय न लें। क्लेन ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कब मौका मिलेगा। उसे लगा कि अगर मौका उसके सामने आएगा तो वह उसे नहीं चुकेगा। गलत का उपभोग करना अनुक्रम में औषधि या उच्च रैंक वाली औषधि से अधिकतर बचा जा सकता था। प्रमुख संभावित खतरा औषधि के सूक्ष्म प्रभाव थे और श्रवण और दृश्य धारणाओं को बढ़ाने से उन्होंने क्या अनुभव किया था। पूर्व के लिए वह अपने से पहले के लोगों की पीढ़ियों के अनुभवों से लाभ उठा सकते थे। जब तक वह खुद को आगे बढ़ाने की जल्दी में नहीं था और धैर्यपूर्वक अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखता था, तब तक नियंत्रण खोने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा उसे अभी भी उस संभावित समस्या का समाधान करना था जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। उन्हें रहस्यवाद के सार को समझना था और वापस स्थानांतरित होने का रास्ता तलाशना था। पहला कदम उठाने के ये अंतर्निहित कारण थे। उन्होंने उच्च अनुक्रम स्थानों का लक्ष्य नहीं रखा। यदि नियंत्रण खोना आसान होता तो वह उन्नति के बारे में भूल सकता था, अपने मूल अनुक्रम में रह सकता था और घर की योजना बनाने के लिए ज्ञान पर भरोसा कर सकता था। संभावित जोखिमों के बारे में विस्तार से बताना अनावश्यक था। जब क्लेन ने भाग्य बढ़ाने का अनुष्ठान किया तो वह लगभग पागल हो गया था। जो बड़बड़ाहट उसके दिमाग में लगभग घूम गई थी वह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। बियॉन्डर न बनने से वे अपरिहार्य नहीं थे, इसलिए ऐसी शक्ति हासिल करना बेहतर था जो उसे अपनी रक्षा करने की अनुमति दे। इसे ध्यान में रखते हुए क्लेन ने महसूस किया कि फायदे स्पष्ट रूप से नुकसान से अधिक हैं। इससे उनके वापसी के विचार लगभग गायब हो गए। डन ने फिर से अपना पाइप उठाया क्योंकि उसकी बुरी आंखों में मुस्कुराहट की झलक दिख रही थी। मैं आपको इस पर सटीक उत्तर नहीं दे सकता। एक बियॉन्डर बनने के लिए सबसे पहले आपको पर्याप्त योगदान देना होगा। शायद कल या परसों आप महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। शायद आप हमें बहुमूल्य जानकारी दे पाएंगे। हमारे मामलों में से एक के लिए विचार। दूसरे, यह उच्च अधिकारियों की व्यवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरा मानना है कि अब आपको बियॉन्डर्स के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए। भविष्य में जल्दबाजी में निर्णय न लें। अब मैं आपको हमारी नाइट हॉक टीम की नागरिक नौकरियों से परिचित कराऊंगा। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। उसने चाइनीज गेट की विपरीत दिशा में इशारा किया और कहा, हमारे पास एक अकाउंटेंट है और कोई और है जो खरीद का प्रभारी है। एक गाड़ी चालक के रूप में खड़े होकर चर्च और पुलिस विभाग द्वारा दी गई आवश्यकताएं और आपूर्ति एकत्र करना। वे पेशेवर हैं और उन्हें शिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे सप्ताहांत पर आराम कर सकते हैं। अन्य 3 नागरिक कर्मचारी रोजन, ब्रेट और ओल्ड नील हैं। उनके कार्यों में शामिल हैं आगंतुकों की देखभाल करना, कमरों की सफाई करना और केस फाइलें और इन्वेंट्री पंजीकरण सूचियां लिखना। वे शस्त्रागार, भंडार कक्ष और अभिलेखागार की भी रक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु में प्रवेश करना, बाहर निकालना या वापस करना चाहता है तो पंजीकरण को सख्ती से लागू करता है। उनमें से प्रत्येक को रविवार के अलावा सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। वे रात की पाली और आराम के दिनों की व्यवस्था पर आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या मेरी नौकरी का दायरा रोजन और बाकी लोगों के समान ही है? क्लेन ने बियॉन्डर्स के बारे में अपने विचारों को दूर किया और अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की कोशिश की। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक पेशेवर हैं, डन ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्तमान में आपके पास 2 काम हैं। पहला, हर सुबह या दोपहर बाहर टहलने जाएं। उन विभिन्न सड़कों पर ध्यान केंद्रित करें जो वेज के स्थान से आपके स्थान तक जाती हैं। क्या? क्लेन अवाक रह गया। ये कैसा काम है? क्या वह बहुत पेशेवर है? डन ने अपने काले विंड ब्रेकर की जेब में हाथ डाला और कहा, जब आप ये पुष्टि कर लें कि आपने अपनी यादें खो दी हैं, तो हम वेल्च और नाया पर मामला बंद कर देंगे। इसी तरह एंटीगोनस परिवार की वह डायरी भी पूरी तरह से गायब हो गई है। हमें संदेह है कि आप इसे अपने साथ लाए थे। हो सकता है कि आपने इसे घर जाते समय छिपा दिया हो। यही कारण है कि हमें आपके स्थान पर कोई सुराग नहीं मिला। यही कारण है कि आप वहां नहीं थे और आपने घर पर ही आत्महत्या करने का फैसला। क्या आप रहस्यमय तरीके से प्रभावित हुए थे और स्मृति के इस टुकड़े को भूल गए हैं? मानव आत्मा और मस्तिष्क बहुत आकर्षक है, इसलिए हो सकता है कि इसके अवशेष बचे हों। हो सकता है कि डेली उन्हें एक माध्यम के रूप में अपने माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं।
शायद आप किसी परिचित और महत्वपूर्ण स्थान पर डेजावू की भावना महसूस करेंगे। यही वह है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। समझ गया। क्लेन प्रबुद्ध था। डायरी के स्थान के बारे में नाइटहॉक्स की कटौती वास्तव में उचित थी। इसमें शामिल लोगों में वह एकमात्र जीवित व्यक्ति था। केवल उसके पास ही समय और मकसद था कि वह डायरी ले जाए और वापस लौटते समय उसे छिपा दे। यदि आप इस तरह से डायरी पा सकते हैं तो संभवतः आप एक बियॉन्डर बनने के लिए पर्याप्त योगदान देंगे। डन ने अप्रत्यक्ष रूप से डायरी के महत्व को प्रकट करते हुए प्रोत्साहित किया। मुझे उम्मीद है। क्लेन ने सिर हिलाया। डन ने फिर से विषय बदल दिया। दूसरी बात, आपको हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी मिलती है। आप ये तय कर सकते हैं कि अभी कौन सा दिन है। जब आप बाहर नहीं हैं तो हमारे शस्त्रागार में जाएं और साहित्य और कैनन किताबें पढ़ें। यह एक पेशेवर इतिहासकार का काम है। जब आप उन सभी को खत्म करो तुम्हें ओल्ड नील और बाकियों के साथ शिफ्ट में काम करना शुरू करना होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्लेन ने राहत की सांस ली। ये बहुत कठिन नहीं है। इस समय डन ने अपने शरीर को आधा घुमाया और बाहर की ओर झूलते काले द्वारों की ओर इशारा किया जिन पर 7 पवित्र प्रतीक उकेरे हुए थे। ये चानिस गेट है। इसका नाम आधुनिक नाइटहॉक प्रणाली के निर्माता आर्चबिशप चानिस के नाम पर रखा गया है। हर प्रमुख शहर के केंद्रीय कैथेड्रल के नीचे एक है। यह बारी बारी से औपचारिक नाइटहॉक सदस्यों द्वारा संरक्षित है। अंदर कम से कम 2 रखवाले हैं जिन्हें चर्च द्वारा भेजा जाता है। साथ ही अनगिनत जाल भी हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में इसके पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य आप पर आ पड़ेगा। ये डरावना लगता है। क्लेन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अंदर के क्षेत्र को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भीतर कुछ अनुक्रमों और अन्य जादुई सामग्रियों के लिए कुछ औषधि सूत्र संग्रहित हैं। इसका उपयोग स्थायी रूप से विधर्मियों, उत्परिवर्ती, पंथवादियों और गुप्त संगठनों के सदस्यों को रखने के लिए भी किया जाता है। हे वे अंततः होंगे पवित्र कैथेड्रल में भेजा जाए। डन ने आगे बढ़ते हुए परिचय दिया। पवित्र कैथेड्रल चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का मुख्यालय राज्य के उत्तर में विंटर काउंटी में स्थित कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया जैसे कि वह इस मामले पर विचार कर रहा हो। इसके अलावा अंदर सभी प्रकार के वर्गीकृत दस्तावेज और रिकॉर्ड हैं। जब आपको अधिक मंजूरी मिल जाएगी तो आपको उन्हें पढ़ने का मौका मिल सकता है। डन ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा। चानिस गेट के पीछे तहखाने में सीलबंद कलाकृतियां भी हैं। मुहरबंद कलाकृतियां। क्लेन ने शर्तों पर विचार किया। यह एक विशेष शब्द की तरह लग रहा था। कुछ असाधारण वस्तुएं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं और पुनः प्राप्त करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण और जादुई हैं। यदि वे गलत हाथों में पड़ जाती हैं तो यह भारी विनाश का कारण बनेगी। इसलिए हमें इसे सख्ती से गोपनीय रखना होगा और उन्हें सावधानीपूर्वक देखना होगा। यहाँ तक कि हम केवल इसका उपयोग कर सकते हैं यह विशेष परिस्थितियों में है। इसके अलावा ऐसा कहने के बाद डन आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुके। इसके अलावा अंदर कुछ चीजें बहुत खास हैं जो कि कीपर्स को लुभा सकती हैं, परिवेश को प्रभावित करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं और विनाशकारी परिणाम देते हैं। उन्हें सख्ती से नियंत्रित करना होगा। कितना आकर्षक है। क्लेन ने उदास होकर टिप्पणी की। नाइटहॉक मुख्यालय ने इन सीलबंद कलाकृतियों को 4 ग्रेडों में वर्गीकृत किया है। ग्रेड 0 बेहद खतरनाक का प्रतिनिधित्व करता है। वे उच्चतम महत्व के हैं और उच्चतम गोपनीयता के हैं। उनकी जांच, प्रसार, वर्णन या जासूसी नहीं की जानी चाहिए। उन्हें केवल सील किया जा सकता है। पवित्र कैथेड्रल के तहखाने में डन ने विस्तार से वर्णन किया। ग्रेड 1 अत्यधिक खतरनाक है। उनका उपयोग सीमित तरीकों से किया जा सकता है। उनकी सुरक्षा मंजूरी डायोसेसन बिशप या नाइटहॉक डीकन और उससे ऊपर तक सीमित है। बैकलिन जैसे डायोसीज मुख्यालय के केंद्रीय कैथेड्रल 1 से 2 कलाकृतियों को संग्रहित कर सकते हैं। बाकी को सौंप दिया जाएगा पवित्र कैथेड्रल के लिए। ग्रेड 2 खतरनाक है। इनका उपयोग सावधानी और संयम के साथ किया जा सकता है। सुरक्षा मंजूरी के लिए किसी व्यक्ति का बिशप या नाइटहॉक टीम का कप्तान और उससे ऊपर का होना आवश्यक है। विभिन्न शहरों में केंद्रीय कैथेड्रल 3 से 5 कलाकृतियों को संग्रहित कर सकते हैं। बाकी को पवित्र कैथेड्रल या सूबा मुख्यालय में बदल दिया जाएगा। ग्रेड 3 काफी खतरनाक है। इनका उपयोग सावधानी से करना होगा। इसे केवल उन परिचालनों के लिए लागू किया जा सकता है जिनमें 3 या अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा मंजूरी के लिए व्यक्ति को नाइटहॉक्स का औपचारिक सदस्य होना आवश्यक है। भविष्य में आप संबंधित दस्तावेज देखेंगे। संख्याओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वे क्या दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 2-125 का मतलब है कि यह एक खतरनाक ग्रेड सीलबंद कलाकृति संख्या 125 है। जैसे ही डन आगे बढ़ा वह अचानक घुमा और अपने कमरे में लौट आया। उसने दराज के नीचे से कागज का एक टुकड़ा निकाला। वैसे इस पर एक नजर डालें। 3 साल पहले एक नवनियुक्त आर्चबिशप ने नियंत्रण खो दिया था। किसी अज्ञात कारण से वह सुरक्षा के विभिन्न स्तरों में घुस गया और ग्रेड 0 सीलबंद कलाकृतियों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस तस्वीर को याद रखें। यदि आप उसे खोज लें उसे सतर्क या परेशान न करें। तुरंत इसकी रिपोर्ट करने के लिए लौटें, अन्यथा कर्तव्य के दौरान आपके मरने की संभावना 1000% है। क्या क्लेन को कागज का टुकड़ा मिला? उस पर कोई शीर्षक नहीं था, बस शब्दों की कुछ पंक्तियों के साथ एक श्वेत शाम तस्वीर थी। इन जैंगविल, पुरुष, 40 वर्ष का, पूर्व आर्चबिशप, एक द्वारपाल जो अपनी पदोन्नति में विफल रहा और शैतान द्वारा बहकाया गया और भ्रष्ट हो गया। वह सीलबंद कलाकृतियों के साथ 008 से भाग गया। विशेष लक्षण हैं। चित्र में इनको दर्शाया गया है। जैंगविल ने पूरी तरह से काले पादरी का वस्त्र पहना हुआ था जिसके दोनों तरफ बटन थे और एक नर्म टोपी थी। उसके बाल गहरे सुनहरे थे और उसकी पुतलियां इतनी नीली थीं कि लगभग काली लग रही थीं। उसकी नाक ऊंची थी और उसके होंठ कसकर बंधे हुए थे। उनके चेहरे की विशेषताएं बिना किसी झुर्रियों के एक क्लासिक मूर्तिकला की तरह थीं। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह एक आंख से अंधा था। भ्रष्ट का विवरण इतना विस्तृत है लेकिन सीलबंद कलाकृतियों के बारे में एकमात्र चीज इसका कोड नाम है। क्लेन ने ईमानदारी से अपनी पहली छाप पेश की। यही कारण है कि यह उच्चतम सुरक्षा मंजूरी पर है। सीलबंद कलाकृतियों संख्या 008 की खोज का वर्णन केवल मौखिक रूप से किया गया है और कभी भी शब्दों में नहीं लिखा गया है। फिर भी विवरण बहुत कम होगा, डन ने आंख भरते हुए कहा। 008 एक सामान्य कलम प्रतीत होती है लेकिन इसे लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना ही। डन ने इस विषय पर अधिक गहराई से विचार नहीं किया। उसने अपने काले विंडब्रेकर पर लगी सुनहरी चेन खींची और उसी रंग की एक खूबसूरत पॉकेट घड़ी निकाली। उसने इसे क्लिक करके खोला और बाहर की ओर इशारा करने से पहले उस पर एक नजर डाली। मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए। ओल्ड नील को खोजने के लिए शस्त्रागार में जाएं। उसे उन दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए कहें जिन्हें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। वह कोई सामान्य नागरिक क्लर्क नहीं है। वह एक बार एक औपचारिक सदस्य था लेकिन उनकी बढ़ती उम्र के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो पाई। उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए अब उनके लिए मामलों को संभालना उपयुक्त नहीं है। वह आंतरिक रक्षक नहीं बनना चाहते या घर पर आराम करना चाहते हैं। दस्तावेज और रिकॉर्ड। ठीक है। क्लेन थोड़ा झुका और उसने फिर से अपनी छोटी टोपी पहनी। हालांकि उनका मन इस बात को लेकर चिंतित था कि सीलबंद कलाकृति 008 कैसी दिखती है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल आपकी रोजमर्रा की कलम है। ये बिना स्याही के लिखता है। फिर इसका वास्तविक उपयोग क्या है? इसे गोपनीयता के उच्चतम स्तर पर वर्गीकृत करने की क्या वजह है कि इसे अत्यधिक खतरनाक माना जाता है? क्या यह ऐसी कलम हो सकती है जो नाम लिखने वाले को मार डाले? नहीं, ये बहुत ज्यादा स्वर्ग विरोधी होगा। अगर ऐसा होता तो इन ज़ैंगोविल को भागने और छिपने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही क्लेन जाने के लिए मुड़ा, डन ने अचानक उसे चिल्लाया, रुको, मैं कुछ भूल गया। क्या? क्लेन ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें चकित हो गईं। डन ने अपनी पॉकेट घड़ी वापस रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, बाद में अकाउंटेंट श्रीमती ओरियाना के पास जाना याद रखें और 4 सप्ताह का अग्रिम भुगतान प्राप्त करें, कुल 12 पाउंड। उसके बाद आप अपना आधा वेतन अर्जित करेंगे, अंतर पूरा होने तक हर सप्ताह। ये बहुत ज्यादा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राशि कम की जानी चाहिए, क्लेन ने अवचेतन रूप से कहा। अग्रिम भुगतान से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसके पास घर तक सार्वजनिक घोड़ा गाड़ी यात्रा के लिए आवश्यक पैसे भी नहीं थे। हालांकि एक बार में 12 पाउंड प्राप्त करने से वह थोड़ा डर गया। नहीं, यह जरूरी है, डन ने अपना सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। इसके बारे में सोचो, क्या आप अभी भी अपने वर्तमान अपार्टमेंट में रहना जारी रखना चाहते हैं, जिसके लिए आपको कई अन्य किराएदारों के साथ बाथरूम साझा करने की आवश्यकता है? भले ही आप खुद को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, महिला के बारे में सोचें। इसके अलावा जब उसने क्लेन को सहमति में सिर हिलाते देखा तो वह रुक गया। वह मुस्कुराया और क्लेन की पोशाक का आकार लिया और सार्थक इरादे से कहा, इसके अलावा आपको एक छड़ी की जरूरत है और आपको एक नया सूट खरीदना चाहिए। वास्तविकता में वापस आने से पहले क्लेन एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से जल उठा क्योंकि उसने जो सूट पहना था वह सस्ता और घटिया गुणवत्ता का था। आमतौर पर एक शीर्ष टोपी रेशम से बनी होती थी जिसकी कीमत 5 से 6 सोली होती थी। एक धनुष टाई 3 सोली की थी, चांदी से जड़ा हुआ एक चलने वाला बेल्ट 7 से 8 सोली का था, एक शर्ट 3 सोली का था, जबकि पैंट, एक बनियान और टक्सीडो कुल मिलाकर लगभग 7 पाउंड का था। चमड़े के जूते 9-10 सोली के होते थे। इस प्रकार एक पूरे सूट की कीमत 8 पाउंड और 7 सोली से अधिक थी। बेशक एक आकर्षक सज्जन व्यक्ति बनने के लिए एक घड़ी की चेन, एक पॉकेट घड़ी और एक बटुए की आवश्यकता होती है। उस समय मूल क्लेन और बेंसन ने पैसे का एक पूल इकट्ठा करने से पहले कड़ी मेहनत की और बचत की। जब वे कीमत की जांच करने के लिए एक कपड़े की दुकान पर गए तो वे मोलभाव करने की जहमत उठाए बिना ही भाग गए। उनमें से प्रत्येक ने आयरन क्रॉस स्ट्रीट के पास एक सौदेबाजी की दुकान से 2 पाउंड से भी कम कीमत पर एक सेट खरीदा। यह उस घटना के कारण भी था कि मूल क्लेन पर कपड़ों की कीमतों की गहरी छाप थी। और ठीक है, क्लेन ने हकलाते हुए जवाब दिया। वह असली क्लेन जैसा था। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने रूप रंग की परवाह करता था। डन ने फिर से पॉकेट घड़ी निकाली और उस पर एक नजर डालने के लिए उसे क्लिक किया। शायद आपको पहले श्रीमती ओरियाना को ढूंढना चाहिए। मुझे पता है कि आप ओरनील में काफी समय बिताएंगे जबकि श्रीमती ओरियाना जल्द ही घर लौटेंगी। ठीक है, क्लेन को अपनी गरीबी की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता था और उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। डन मेज के पास लौटा और कुछ लटकी हुई रस्सियां खींचते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें वहां लाने के लिए रोजन को बुलाऊंगा। गेज ग्राउंड होते ही रस्सियों ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के रिसेप्शन क्षेत्र में एक घंटी की ध्वनि उत्पन्न हुई। जब रोजन ने यह सुना तो वह झट से खड़ी हो गई और सावधानी से नीचे जाने लगी। उसे क्लेन के सामने दोबारा आने में ज्यादा समय नहीं लगा। डन ने विनोदपूर्वक कहा, मैंने आपके आराम में खलल नहीं डाला है ना? ओह, मोरेटी को श्रीमती ओरियाना के पास ले आओ। रोजन ने चुपके से अपने होठों को सिकोड़ लिया और खुशी से एक जवाब दिया, ठीक है कैप्टन, बस इतना ही। उस पर क्लेन आश्चर्य से चिल्ला उठा। वित्त से अपना अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या कैप्टन से अनुमोदन पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए? इसलिए डन एक प्रश्न के साथ लौटा, मेरा मतलब है क्या मुझे श्रीमती ओरियाना से अग्रिम भुगतान का दावा करने के लिए आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है? क्लेन ने सरल भाषा का प्रयोग करने की पूरी कोशिश की। ओह नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है रोजन, पर्याप्त सबूत है। डन ने भूरे बालों वाली लड़की की ओर इशारा किया और उत्तर दिया, कैप्टन, ऐसा लगता है कि हमारे वित्त का प्रबंधन लगभग शून्य है। रोजन के साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले क्लेन ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के अपने आग्रह को रोका। उसी क्षण उसने डन को फिर से चिल्लाते हुए सुना, रुको, अभी एक और बात है। क्या हम ये सब एक ही बार में खत्म कर सकते हैं? क्लेन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस मुड़ा। हाँ, डन ने अपनी कनपी पर दबाव डाला और कहा, जब आप ओरनील से मिलें तो 10 राक्षस शिकार की गोलियां इकट्ठा करना याद रखें। मैं दानव गोलियों का शिकार? क्लेन आश्चर्य से लौटा। वेज की रिवॉल्वर अभी भी आपके पास है ना? आपको इसे चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और कहा, राक्षस शिकार गोलियों के साथ यदि आप एक असाधारण खतरे का सामना करते हैं तो आप अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। ओह, यह आपको कम से कम कुछ साहस देगा। आपको अंतिम वाक्य जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही क्लेन समस्या पर परेशान हो रहा था उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ठीक है, मैं ऐसा करना याद रखूंगा। इसके लिए मुझे एक औपचारिक दस्तावेज लिखने की आवश्यकता होगी। एक क्षण रुकें। डन बैठ गया और गहरे लाल रंग का फाउंटेन पेन उठाया। उसने एक नोट लिखा, उस पर हस्ताक्षर किए और उस पर मुहर लगा दी। धन्यवाद कैप्टन। क्लेन ने इसे ईमानदारी से प्राप्त किया। वह घूमने से पहले धीरे धीरे वापस चला गया। पकड़ना। डन एक बार फिर चिल्लाया, डॉट डॉट डॉट। कैप्टन, आप 30 के आसपास के लग रहे हैं। आप में डिमेंशिया के लक्षण क्यों हैं? क्लेन ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर पूछा, और कुछ? मैं पहले भूल गया था कि आप शूटिंग में प्रशिक्षित नहीं हैं, इसलिए राक्षस शिकार की गोलियां लेना बेकार होगा। चलो ऐसा करें, हर दिन 30 सामान्य गोलियां इकट्ठा करें। जब आप सड़क के कोने पर जाने के लिए बाहर हो तो अवसर का लाभ उठाएं। भूमिगत शूटिंग रेंज नंबर 3 जॉटलैंड स्ट्रीट पर। इसका अधिकांश भाग पुलिस विभाग का है, लेकिन एक ऐसा है जो विशेष रूप से हमारे लिए है। ओह ठीक है, आपको ओरनील से बैच प्राप्त करने की भी आवश्यकता है, अन्यथा आप सक्षम नहीं होंगे शूटिंग रेंज में प्रवेश करने के लिए। डन ने अपना माथा थपथपाया और क्लेन से नोट वापस ले लिया। फिर उन्होंने जानकारी जोड़ी और उस पर दूसरी मुहर लगा दी। एक अच्छा निशानेबाज गोलियां खर्च करके बनता है, इसे हल्के में मत सोचो। डन ने क्लेन को संशोधित नोट वापस सौंप दिया। समझ गया। क्लेन, जो खतरे से भयभीत था, उसी दिन शूटिंग रेंज का दौरा करने के लिए उत्सुक था। उसने सावधानी से आधे रास्ते में घूमने से पहले बाहर निकलने की ओर 2 कदम उठाए। पूछने से पहले उसने विचार विमर्श किया, कैप्टन, क्या कुछ और है? नहीं। डन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। क्लेन ने राहत की सांस ली और सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। चलते समय उसे पीछे मुड़कर दूसरे से पूछने की तीव्र इच्छा हुई, क्या तुम्हें यकीन है कि और कुछ नहीं है? उसने उस आग्रह का विरोध किया और अंततः कीपर रूम से सफलतापूर्वक निकल गया। कप्तान हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, वह अक्सर चीजें भूल जाते हैं।
जैसे ही रोजन उसके पास से गुजरी, उसने धीरे से कप्तान को अपमानित किया, यहाँ तक कि मेरी दादी की याददाश्त भी उससे बेहतर है। बेशक वह केवल छोटी छोटी बातें ही भूलता है। हाँ, छोटी मोटी बातें। क्लेन, भविष्य में मैं तुम्हें क्लेन कहूंगी। श्रीमती ओरियाना एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके पिता उत्कृष्ट कौशल वाले घड़ीसाज हैं। जैसे ही क्लेन ने भूरे बालों वाली लड़की की खड़खड़ाहट सुनी, वह सीढ़ी पर चढ़ गया। ऊपरी मंजिल पर लौट आए। उसे दाहिनी ओर सुदूर कार्यालय में श्रीमती ओरियाना मिली। वह एक काले बालों वाली महिला थी जिसने फ्लॉसलेस वाली पोशाक पहनी हुई थी। वह अपने 30वें दशक की लग रही थी और उसके फैशनेबल घुंघराले बाल थे। उसकी हरी आंखें स्पष्ट और मुस्कुरा रही थी और वह परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। जब ओरियाना ने रोजन को डन स्मिथ के निर्देशों को दोहराते हुए सुना, तो उसने एक नोट निकाला और एक अग्रिम पर्ची लिखी। यहाँ हस्ताक्षर करें। क्या आपके पास मोहर है? यदि नहीं, तो आप अंगूठे का निशान छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब प्रक्रियाओं से परिचित होकर क्लेन ने औपचारिकताएं पूरी की। ओरियाना ने तांबे की चाबी निकाली और कमरे में तिजोरी खोली। जैसे ही उसने पाउंड गिने, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप भाग्यशाली हैं। आज हमारे पास पर्याप्त नकदी है। वैसे क्लेन, क्या आपको कैप्टन ने आमंत्रित किया था क्योंकि आप एक असाधारण गतिविधि में शामिल थे और तथ्य यह है कि आपके पास एक विशेषता है? हाँ, आपके पास त्रुटिहीन अंतर्ज्ञान है। क्लेन अपनी तारीफों में कंजूस नहीं था। ओरियाना ने हल्के भूरे रंग की पृष्ठभूमि वाले 4 नोट निकाले जिन पर गहरे काले रंग के पैटर्न छपे हुए थे। तिजोरी पर ताला लगाने के बाद वह मुड़ी और मुस्कुरा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। वास्तव में, क्लेन ने उचित स्तर का आश्चर्य दिखाया। क्या आप उस सीरियल किलर के बारे में जानते हैं जिसने 16 साल पहले टिंगन सिटी को उन्माद में डाल दिया था? ओरियाना ने 4 सोने के पाउंड क्लेन को सौंप दिए। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये वही है जिसमें लगातार 5 लड़कियों की हत्या की गई थी। कुछ के दिल और पेट उस खूनी कसाई ने निकाल लिए थे। जब हम छोटे थे तो मेरी माँ अक्सर मेरी बहन को डराने के लिए उस मामले का इस्तेमाल करती थी, क्लेन ने सोचते हुए कहा। यह उन्होंने नोट प्राप्त किए और पाया कि उनमें से 2 5 पाउंड मूल्य वर्ग में थे और उनमें से 2 1 पाउंड मूल्य वर्ग में थे। उन सभी की पृष्ठभूमि भूरे रंग की थी और उन पर काले रंग का स्याही अंकित था। जालसाजी को रोकने के लिए चारों कोनों में जटिल पैटर्न और विशेष स्याही थी। पहले वाले नोट थोड़े बड़े थे और उनके बीच में लोन साम्राज्य के 5वें राजा जॉर्ज 3 के प्रत्यक्ष पूर्वज हेनरी ऑगस्टस प्रथम थे। उन्होंने अपने गोल चेहरे के ऊपर एक सफेद हेयर बैंड पहना था। उसकी आंखें पतली थीं और उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी। हालांकि क्लेन को उसके प्रति अवर्णनीय निकटता का एहसास हुआ। ये 5 पाउंड का नोट था। ये बेंसन के वेतन के लगभग 4 सप्ताह के बराबर है। 1 पाउंड के नोट के बीच में जॉर्ज 3 के पिता पूर्व राजा विलियम ऑगस्टस भी थे। इस शक्तिशाली व्यक्ति की घनी मूंछें और दृढ़ दृष्टि थी। जब वह सत्ता में थे, उन्होंने लोन साम्राज्य को पुरानी व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्त कर दिया, जिससे उनके राष्ट्र को फिर से शिखर स्थान प्राप्त हुआ। वे सभी अच्छे राजा थे। क्लेन को नोटों की स्याही की हल्की सी गंध महसूस हो रही थी, जो उसे उत्साहित और तरोताजा कर रही थी। हाँ, अगर नाइटहॉक समय पर नहीं आए होते तो मैं छठा शिकार होता। 10 साल से अधिक समय पहले हुई घटना के बावजूद श्रीमती ओरियाना के स्वर में अभी भी डर का भाव झलक रहा था। मैंने सुना है कि सीरियल किलर नहीं बुच एक बियोंडर था। क्लेन ने कागज के नोटों को ध्यान से मोड़ा और अपने सूट की भीतरी जेब में रख लिया। फिर उसने ये पुष्टि करने के लिए उस क्षेत्र को कई बार थपथपाया कि वह वहीं है। हाँ, श्रीमती ओरियाना ने दृढ़तापूर्वक सिर हिलाया। उसने इससे पहले और भी अधिक हत्याएं की थीं। उसे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वह शैतान के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अलग अलग अंग चाहता था। क्षमा करें श्रीमती ओरियाना, आपको ऐसी अप्रिय यादें याद दिलाने के लिए, क्लेन ने ईमानदारी से कहा। ओरियाना मुस्कुराए। मुझे अब कोई डर नहीं है। मैं उस समय बिजनेस स्कूल में अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था। उस घटना के बाद मैं तब से यही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वह करने से रोकूंगा जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें अब भी ऐसा करना होगा और नील की ओर चलें। अलविदा श्रीमती ओरियाना। क्लेन ने कार्यालय छोड़ने से पहले अपनी टोपी उतार दी और सिर झुकाया। नीचे जाने से पहले वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि 12 पाउंड अभी भी वहां थे, अपनी आंतरिक जेब को थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक क्रॉस जंक्शन पर एक मोड़ लिया और दाईं ओर चला गया। उसे आधा बंद लोहे का दरवाजा देखने में देर नहीं लगी। दस्तक दस्तक दस्तक। जब उसने दस्तक दी तो अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। अंदर आए। क्लेन ने धातु के दरवाजे को धक्का देकर खोला और एक तंग कमरा पाया जिसमें केवल एक डेस्क और 2 कुर्सियों की अनुमति थी। कमरे के अंदर एक कसकर बंद लोहे का दरवाजा था और डेस्क के पीछे काले रंग की पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह गैस लैंप की रोशनी में एक किताब के कुछ पीले पन्ने पढ़ रहा था। उसने सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। क्या आप क्लेन मोरेटी हैं? रोजन जब कुछ समय पहले आई तो उसने कहा कि आप बहुत विनम्र थे। मिस रोजन वास्तव में एक मिलनसार व्यक्ति हैं। शुभ दोपहर मिस्टर नील। क्लेन ने सम्मान के संकेत के रूप में अपनी टोपी उतार दी। बैठिए। नील ने मेज पर जटिल फूलों के पैटर्न वाले चांदी के टिन के डिब्बे की ओर इशारा किया। क्या आप एक कप हैंडग्राउंड कॉफी चाहेंगे? उसकी आंखों और मुंह के किनारे पर झुर्रियां गहराई तक धसी हुई थीं। उसकी गहरी लाल पुतलियां थोड़ी धुंधली लग रही थीं। ऐसा नहीं लगता कि तुम कॉफी पीते हो। क्लेन ने गौर से देखा कि नील का चीनी मिट्टी का कप साफ पानी से भरा हुआ था। हाँ, यह मेरी आदत है। मैं दोपहर 3 बजे के बाद कॉफी नहीं पीता, नील ने हंसते हुए समझाया। क्यों? क्लेन ने गुजरते हुए पूछा। नील ने क्लेन की आंखों में देखते हुए अपनी मुस्कान रोक ली और कहा, मुझे डर है कि इससे रात में मेरी नींद प्रभावित होगी। इससे मुझे अज्ञात अस्तित्व की बड़बड़ाहट सुनाई देगी। विषय बदलने के कारण क्लेन क्षण भर के लिए उसका उत्तर देने में असमर्थ हो गया। मिस्टर नील, मुझे कौन से दस्तावेज और किताबें पढ़नी चाहिए? जैसे ही वह बोला, उसने डन द्वारा लिखा गया नोट निकाला। कुछ भी जो इतिहास से संबंधित है या जटिल और अधूरा है। ईमानदारी से कहूं तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हासिल कर सकता हूं वह एक अल्पविकसित समझ है। यह अन्य सामग्री के लिए बहुत परेशानी भरा है, जैसे कि लोगों की डायरियां, समसामयिक पुस्तकें, प्रसंगलेख आदि। नील ने शोक व्यक्त किया। उदाहरण के लिए, मेरे पास जो चीजें हैं उन्हें सटीक सामग्री निर्धारित करने के लिए अधिक विस्तृत ऐतिहासिक रिकॉर्ड की आवश्यकता है। क्यों? क्लेन भ्रमित हो गया। नील ने उसके सामने कुछ पीले पन्नों की ओर इशारा किया। ये रोसेले गुस्ताव की मृत्यु से पहले उनकी खोई हुई डायरी से हैं। चीजों को गुप्त रखने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड लेने के लिए अपने द्वारा आविष्कार किए गए अजीब प्रतीकों का इस्तेमाल किया। सम्राट रोजेल, स्थानांतरण वरिष्ठ। क्लेन आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने तुरंत ध्यान से सुना। बहुत से लोग मानते हैं कि वह वास्तव में मरे नहीं, बल्कि एक छिपे हुए देवता बन गए। इसलिए उनका सम्मान करने वाले पंथ हमेशा सत्ता हासिल करने के प्रयास के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते रहे हैं। हमें कभी कभी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और कुछ मूल या डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त होंगी। डायरी के बारे में नील ने सिर हिलाते हुए कहा। आज तक कोई भी विशेष प्रतीकों के वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम नहीं हुआ है।
इसलिए पवित्र कैथेड्रल ने हमें शोध के लिए प्रतिज्ञा रखने की अनुमति दी है। उम्मीद है कि यह उन्हें सुखद आश्चर्य लाएगा। इतना कहकर नील ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। मैंने पहले ही कुछ प्रतीकों को समझ लिया है और पुष्टि की है कि वे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने जो खोजा उसे देखो, ये वास्तव में एक डायरी है। हाँ, मैं विभिन्न अवधियों से इतिहास का उपयोग करना चाहता हूँ, विशेष रूप से सम्राट के आसपास घूमने वाली घटनाओं का उपयोग करना चाहता हूँ। उन अभिलेखों की तुलना करके संबंधित दिन की डायरी में लिखे गए प्रतीकों के आधार पर मैं और अधिक प्रतीकों की व्याख्या करने का प्रयास कर सकता हूँ। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दिमाग है ना? सफेद बालों और गहरी झुर्रियों वाले बूढ़े सज्जन ने चमकदार आंखों से क्लेन को देखा, सहमति में सिर हिलाया। हाँ, आप भी देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, कल आपको इस डायरी में मेरी मदद करनी होगी। नील ने कुछ पीले पन्ने क्लेन की ओर बढ़ा दिए। क्लेन ने उन्हें घुमाया और उन पर एक नजर डाली, लेकिन इससे वह तुरंत स्तब्ध रह गया। हालांकि प्रतीकों को बहुत ही बदसूरत तरीके से कॉपी किया गया था, फैशन थोड़ा विकृत दिखने की हद तक उससे गलती होने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे ऐसे शब्द थे जिनसे वह सबसे अधिक परिचित था और यह बेहद सरलीकृत चीनी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस पल में क्लेन को यह भी विश्वास हो गया कि वह वापस स्थानांतरित हो गया है। हालांकि पीतल की जाली से घिरा हुआ सुंदर गैस लैंप और चांदी जड़ा हुआ टिन जिसमें ओल्ड नील अपनी हैंडीग्राउंड कॉफी रखता था ने उसे उस वास्तविकता को पहचान लिया जिसमें वह था। ट्रांसमाइग्रेटर सम्राट रोसेले वास्तव में मेरा एक साथी देशवासी है। वह रहस्यों को रिकॉर्ड करने के लिए सरलीकृत चीनी का उपयोग कर रहा था जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक अलग दुनिया में एक पुराने दोस्त की पहचान करने की अवर्णनीय भावना के साथ क्लेन ने जल्दी से 3 पेज पढ़े। 18 नवंबर, वास्तव में एक दिलचस्प मामला। एक नीले आकाश प्रयोग और एक आकस्मिक गलती ने मुझे उस दयनीय साथी की खोज की जो खो गया था और तूफानों के बीच गहरे अंधेरे में फंस गया था। वह इस दुनिया की वास्तविकता से केवल पूर्ण दिवस पर ही संपर्क कर सकता है। चांद हर महीने, फिर भी वह अपनी चीखें व्यक्त करने में असमर्थ है। वह भाग्यशाली है कि उसे इस युग का नायक मिला। ऊपर लिखे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे अचानक थोड़ा निराशा महसूस हुई। यहाँ तक कि मेरी चीनी भाषा भी एक अनुवाद की तरह लिखी गई है। 4 दशक एक चुटकी में बीत गए। मेरी पिछली यादें एक सपने की तरह महसूस होती हैं। 1184, 1 जनवरी, भव्य नववर्ष समारोह में लेडी फ्लोरेना सचमुच शानदार थीं। 2 जनवरी, मेरे सभी राजनीतिक बेवकूफ़ हैं। 3 जनवरी, मैंने तब जल्दबाजी में चुनाव किया था। बाद में मुझे प्रशिक्षु, द्रष्टा या मारौडर को चुनना चाहिए था। दुर्भाग्य से इसे दोबारा करने का कोई तरीका नहीं है। 4 जनवरी, मेरे बच्चे इतने मूर्ख क्यों हैं? मैंने खुद को कई बार दोहराया है, उन धोखेबाजों से मूर्ख मत बनो। औषधि के बारे में मुख्य बात उन्हें पकड़ना नहीं है बल्कि उन्हें पचाना है। ये शक्तियों के दोहन के बारे में कुछ नहीं है बल्कि अभिनय। और औषधि का नाम अपने मूल में पूरी तरह से प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि एक ठोस कल्पना है और पाचन की कुंजी है। 9 सितंबर, मेरा विरोध करने वाला एक गठबंधन स्थापित किया गया है। उत्तर से फेसेक, पूर्व से लोइन, दक्षिण से फेनापोटर। मेरे दुश्मन अंततः सेना में शामिल हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैं उन्हें ये सिखाने के लिए तथ्यों का उपयोग करूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को हथियारों और ज्ञान की भरपाई केवल संख्या और निम्न श्रेणी के सीक्वेंसरों से नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अधीनस्थ नहीं है। क्या वे भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ? 23 सितंबर, देवताओं की भूली हुई भूमि की तलाश कर रहे जहाज से मेरा संपर्क टूट गया है। मुझे वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार करने पर विचार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह तूफान से प्रभावित नहीं होगा। 24 सितंबर, मिसिथाका लेडी फ्लोरेना से अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। शायद मैं बस अपनी जवानी के बारे में उदासीन हो रहा हूँ। सरलीकृत चीनी में अक्षरों की जटिलता के कारण फॉन्ट सामान्य से थोड़ा बड़ा था, जिसके कारण प्रत्येक पृष्ठ पर कम सामग्री थी। इसके अलावा संरक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्रत्येक पृष्ठ का पिछला भाग खाली छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी जब क्लेन ने डायरी पढ़ी तो उसे अभी भी भावनाओं का उथल-पुथल महसूस हुआ। विशेष रूप से सम्राट रोजेल के औषधि की जड़ के वर्णन ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें समाधान का रास्ता मिल गया है। वह एक अनमोल रहस्य जानकर रोमांचित था। शायद यह एक परिवासी के रूप में मेरे भविष्य के पथ के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। खैर, तीनों पृष्ठ अलग अलग समय की प्रविष्टियों के हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट रोसेले प्रत्येक वर्ष की पहली प्रविष्टि पर ही वर्ष लिखते हैं। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सितंबर और नवंबर वाले 2 पृष्ठ किस वर्ष के हैं। उसने जिस दयनीय व्यक्ति की खोज की वह कौन है? पाचन और अभिनय का वास्तव में क्या मतलब है? देवताओं की त्यागी हुई भूमि कहाँ है? ये प्रश्न क्लेन के दिमाग में घूम रहे थे। इसने उसे तुरंत सम्राट रोजेल की सारी डायरी इकट्ठा करने और उसे शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए उत्सुक कर दिया। क्लेन, उसी समय और नील ने हैरान होकर उससे पूछा। क्लेन झटके से जाग गया और उसने जल्दी से इसे हंसी से ढक दिया। मैंने सोचा कि मैं सबसे खास होऊंगा। मैं इसे समझने और व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। तुम सचमुच जवान हो। ओल्ड नील ने हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे एक समय विश्वास था कि मैं सबसे खास भी हूँ। क्लेन ने अपने हाथ में 3 पन्ने पलटे और यह पुष्टि करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसने इसे ओल्ड नील को सौंप दिया और बिना सोचे समझे पूछा, क्या हमारे पास केवल ये कुछ पन्ने हैं? मैं सम्राट रोसेले की और अधिक डायरी देखना चाहता हूँ। क्या आपने सोचा था कि बहुत सारे होंगे? ओल्ड नील ने स्क्रिप्ट को सहलाया क्योंकि उसके उपहास से उसकी झुर्रियां गहरी हो गईं। साल में ऐसी बहुत सी घटनाएं नहीं होती हैं जिनमें शुरुआत में बियॉन्डर्स और रहस्य शामिल हों। मुख्य कारण हमारे उत्तरी महाद्वीप में असाधारण प्रजातियों का धीरे धीरे विलुप्त होना है। उनके बिना बहुत सारी औषधियां नहीं होंगी, जिससे संख्या बढ़ जाएगी। समय के साथ बियॉन्डर्स की संख्या कम होती जा रही है। पिछली कुछ शताब्दियों में ड्रैगन, दिग्गज और कल्पित बौने केवल किताबों में दर्ज हो गए हैं। यहाँ तक कि समुद्री लोग भी अब तक ये जल के पास नहीं देखे जाते हैं। ये सुनकर क्लेन को अचानक एक मीम का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब ड्रैगन एंड जायंट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की स्थापना करने का समय आ गया है। ये सुनकर ओल्ड नील भ्रमित हो गया। इसका मतलब समझने में उसे काफी समय लग गया। इसका अर्थ समझने के बाद उसने मेज थपथपाए और गैरबद्ध तरीके से बहुत दिल से हंसा। हाँ, क्लेन, आप वास्तव में विनोदी हैं। ये हमारे लोन साम्राज्य की परंपरा है। यह अच्छा है कि युवाओं में हास्य की भावना है। मेरा मानना है कि हमें दायरे में बहुत संकीर्ण नहीं होना चाहिए। हम केवल ड्रैगन और दिग्गजों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? इसे फैंटास्टिक बीस्ट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन कहा जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम उन बेचारे पौधों को कैसे भूल सकते हैं? क्लेन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक सुर में घोषणा की, शानदार जीव संरक्षण संघ। वे दोनों मंद हंसे। उनके बीच के माहौल की अजीबता और अपरिचितता काफी हद तक खत्म हो गई। आजकल आप जैसे दिलचस्प युवा कम हैं। मैं कहाँ था? ओल्ड नील की झुर्रियों पर मुस्कुराहट तैर रही थी और उसने कहा, मुझे याद है। साल में ऐसी बहुत सी घटनाएं नहीं होती हैं जिनमें शुरुआत में बियॉन्डर्स और रहस्य शामिल हों। जो मंदबुद्धि लोग सम्राट रोसेले का सम्मान करते हैं वे अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक हैं।
ये पहले से ही बहुत अच्छा है कि हम कर सकते हैं 3 स्क्रिप्ट प्राप्त करें। ठीक है, अन्य बड़े गिरजाघरों या सुबाहों में कुछ हो सकते हैं। कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद उसने अनुमोदन नोट लिया जिसे क्लेन ने पहले मेज पर रखा था और उस पर नजर डाली। क्या वे पिस्तौल की गोलियां, राइफल की गोलियां या भाप के दबाव वाली गोलियां हैं? यह एक रिवॉल्वर है, क्लेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ठीक है, मैं उन्हें लेने जाऊंगा। क्या आपके पास बगल में पिस्तौलदान है? एक सज्जन व्यक्ति के रूप में हम आपको सार्वजनिक रूप से आपकी कमर के नीचे कुछ उभरा हुआ रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ओल्ड नील ने एक मजाक बनाया जिसे सभी लोग समझ गए। अरे नहीं, क्या मुझे इसे शामिल करने के लिए कैप्टन को बुलाने की जरूरत है? क्लेन सहयोगात्मक ढंग से मुस्कुराया। ओल्ड नील खड़े हुए और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। यह एक सहायक वस्तु है। मेरे बात दोहराएं, सहायक वस्तु। क्या आप पहले शिक्षक थे? क्लेन ने मजाक किया। मैंने कुछ समय चर्च के संडे स्कूल और मुफ्त स्कूलों में बिताया। ओल्ड नील ने नोट लहराया और दराज से चाबी निकाल ली। फिर उसने लोहे का दरवाजा खोला जो एक आंतरिक कक्ष में जाता था। परे लोग आम लोगों से बहुत अलग नहीं लगते। क्लेन ने मेज पर नजर डालने से पहले चुपचाप बड़बड़ाया, जहां डायरी के 3 पन्ने थे। सम्राट रोजेल वास्तव में रहस्य के दायरे में शामिल हैं। उनकी डायरी अमूल्य है, दूसरों के लिए वे महज रद्दी कागज के टुकड़े हैं। यह अज्ञात है कि उन्हें कब समझा जाएगा, लेकिन वे मेरे लिए एक मूल्यवान खजाना है। मुझे आश्चर्य है कि डायरी के बाकी हिस्से कहाँ हैं। मुझे और अधिक प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। क्लेन का दिमाग उथल पुथल से गुजर रहा था क्योंकि वह मुश्किल से शांत हो पा रहा था। ये तब तक जारी रहा जब तक ओल्ड नील बाहर नहीं आया और लोहे का दरवाजा बंद नहीं कर दिया। 10 राक्षस शिकार गोलियां, 30 रिवॉल्वर गोलियां, एक बैल की खाल का बगल पिस्तौलदान और एक 7वीं इकाई।